ये पोस्ट बड़ी वायरल हो गई थी मुस्तफ़ा से रिलेटेड, और ये बात आप माने कि देयर इज़ एन एस्थेटिक स्कोप, वो थोड़ा क्लीन बंदा है, थोड़ा सा फाइन बंदा है, तो उसकी पोस्टें चल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही थी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चल रही थी। मैंने वहाँ से देखा। अब वो जो मस्ती को सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता था, बगैर नंबर प्लेट के, हाँ टिंटेड ग्लासेस के साथ, मगर वो कभी गाड़ी चलाता उनकी वालदा कहना था कि डीएचए से बाहर जो है ना वो कभी गाड़ी नहीं लेके इसको गया। मद्देनजर रखना चाहिए अब स्टोरीज में। अब सीन आपको नहीं खोपचे पता की जरूरत नहीं है, देखें उसको खोपचे की जरूरत भाई, नहीं है। आप फोन अगर वो 120 घर के 120 गज के घर में वो रहता है और तालीम हासिल कर रहा है, तो उसकी जामिया, उसका कॉलेज ही काफ़ी है इन काम के लिए। अगर उसको चर्च करनी है, मतलब जो जो चीज़ें हमें पता चलती आशिकी माशूकी चलानी है, उसके लिए वो जाएगा यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पर ये काम कर लेगा, आराम से कर लेगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सप्लायर मौजूद होता है। आपके जो असातिज़ा आपको अफेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, असातिज़ा आपको बहुत मेजर अफेक्ट करते हैं। आप इस्लामाबाद की कुछ जामियात हैं, चले जाएं वहाँ पर तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि उस्ताद जो हैं कितना इफेक्ट करते हैं। कराची की अगर आप वो तो सही है, घरानों की जामियात में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। पहले कि आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और लम्स वगैरह, बिल्कुल मैं इधर ही जा रहा था, अगर आप उधर जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई आईबीएम में अब यहाँ पे वो रुक के बैठ गया कि भाई मेरे तो सर्कमस्टेंस ऐसी हैं, मैं क्या करूँ, यहीं पे एंड है, मेरे पास एक वजह है। भाई अल्लाह ताला हर बंदे को उसके मुताबिक आजमाता है, और मैं यहाँ पे दूसरे को जज नहीं कर रहा इन अ सेंस कि वो कुछ नहीं कर सकता है या कर सकता है, या मेहनत से ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया। सबके सर्कमस्टेंस इंडिविजुअल है, सबको अपने सर्कमस्टेंस में ही सीखना है। और वालिदैन अगर ये बोलते हैं कि मेरा बेटा नहीं ऐसा है, मेरे बेटे के हालात मुख्तलिफ मिले, तो भाई सबके हालात मुख्तलिफ होते हैं, आपको उसी में एडजस्ट करना होता है, आपको उसी में कोप अप करना होता है, समझना होता है। बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि आपको इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब एज अ यूथ अगर आप बात करें तो हाँ, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपको इसमें ना कोई इशू ना हो। और सिंपली मतलब स्पाई-वेयर्स वगैरह ये सारी वो चीज़ें जो बड़ी कॉमन है, एप्लीकेशंस वगैरह, वो जिसके अंदर आपके पास बच्चे का पूरा पता चल सकता है, और वो और उसकी वजह से ये होता है कि दो चीज़ कैसे हो सकता है। पहली चीज़ ये कि फैमिली, लेकिन फैमिली से पहले मैं एक और बोलना पसंद करूँगा मोहल्ले के लड़के, जो कि आजकल कम है, लेकिन आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब एक वालिदैन बोलेंगे भाई मैं अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखूँगा, तो कहाँ भेजेंगे? ये गली में भेजेंगे ना भाई खेलने के लिए। एक बात बताएं, मतलब मोहल्ले के लड़के डीएचए में रहने वाले लोग जानते हैं, मोहल्ले में तो हमारी दोस्तियां होती हैं, 6 में एक भी नामुनासिब बच्चा आ जाए ना, खतरनाक बच्चा आ जाए, मोहल्ले में तो हमारी दोस्तियां होती भी नहीं यार उस तरीके से। आप खुद बताएं ना मुझे, कहाँ होती है? मतलब जानते भी नहीं है बराबर वाले। 3 बच्चे निकले जिनके वालिदैन ने बोला कि आपको सोशल मीडिया पे नहीं आना, वो 3 बच्चे जाएंगे मोहल्ले में। एक अंकल उसके अंदर लग गए ना एक मोहल्ले की दुकान के अंकल लग गए ना, ये उन्हीं बच्चों में किसी के अब्बा जी निकले ना, तो पूरा गेम बराबर हो जाता है। अगर आपको पुराने काफ़ी केसेस हैं, यहाँ पे कोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो अंबार लग जाएगा। तो बिल्कुल चलें, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आज बैठे हैं ज़रा, मेरे साथ उमैर हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं ना, और यूथ एक्टिविस्ट भी हैं। तो मुस्तफ़ा आमिर का केस इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है उमैर, और उसका मर्डर हुआ एक बहुत ही हीनियस अंदाज में, बॉडी को जला दिया, वो कर दिया। तो कुछ स्टोरी तो ऐसा है कि जो रिपोर्ट हो भी चुकी है और सारी चीज़ें वही हैं कलेक्टिवली, मगर लोग फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब एक तो ऐसा है कि हमारे पास इस तरह की कई हमने कहानियाँ सी हैं जो सुनी भी होंगी इससे करीब की, मगर ये कत्ल हुआ तो आपने इसको मतलब क्या इसके बारे में आपकी बात रही? मैंने इसको इस तरह परसीव किया कि देयर इज़ नॉट अ सिंगल साइड ऑफ द कॉइन, दोनों साइड पे एक स्टोरी मौजूद है, एक नैरेटिव मौजूद है। और अरमग़ान के अभी अबू इंटरव्यूज़ में आ रहे हैं तो वो बड़े खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरा बेटा बेकसूर है, और ऑब्वियसली बात है, वो तो बाप हैं, एक अंडरस्टैंडेबल थिंग है, वो बोलेंगे। और अगर सवाल ये भी है कि क्या बाप बेकसूर खुद है? बाप की जो मशहूरी है वो भी कुछ अच्छी नहीं है ना। बाप अभी पकड़ा नहीं गया है ना, तो हम पता नहीं वो कह रहे हैं कि केसेस वगैरह तो हैं उन पे भी, और वो है, फिर उसके बाद वो यूएस वगैरह चले गए, तो वो एक लंबी कहानी उनकी भी। अपैरेंटली एज पर द सोर्सेस मुस्तफ़ा पर भी है, मुस्तफ़ा पर भी नहीं, मुस्तफ़ा पे तो जो केसेस वो अभी तो अदालत से उनका वो भी हुआ, वो तो बिल्कुल सामने की चीज़ है। और स्टोरी भी जो है वो एक फेस है नहीं स्टोरी का, 2 से 3 स्टोरीज आ रही हैं, हर गुजरते दिन एक किरदार बढ़ता जा रहा है। यार एक्चुअली मुझे ये चीज़ फील होती है कि ये जो कराची की यूथ है, इंडिया की लोग बात करते हैं ना, इंडिया के अंदर वो एक ख़ास उसकी बात करते हैं साउथ दिल्ली की, मगर मुझे लगता है कराची के अंदर ये चीज़ हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ डीएचए की यूथ है, ये चीज़ अब काफ़ी डीएचए एक्सप्लोर कर चुकी है। अब वो आपको
जौहर और गुलशन में एक यूथ नज़र आती है, आपको नॉर्थ नाज़ाबाद की एक यूथ नज़र आती है, और आपको जो है वो फिर शहर में मुख्तलिफ इस तरह छोटे छोटे पैकेट्स हैं, 2-3 गलियों के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जहाँ आपको इस तरह की चीज़ें आती हैं और उसमें मुख्तलिफ जगहें हैं। बट मुस्तफ़ा आमिर के केस पर अगर हम फोकस करें और फिर हम उसके बाद कई चीज़ें ऐसी हैं जो यार हमारे अपने उसमें हुई हो, आपका शायद अभी 3-4 साल पहले का आपका वो हो हाई स्कूल हो, मेरे हाई स्कूल को 10 साल गुजर गए होंगे, लेवल्स किए हुए टाइम हो गया है काफ़ी। बट जस्ट टू फोकस ऑन दिस केस, तो अगर हम मतलब बात करें इस वक्त जिस तरीके से पूरी चीज़ चली है, और उसमें मतलब सबसे पहले तो ये है कि हमें पता चलता है कि एक वालदा रो रही होती हैं। मुझे मतलब सबसे पहले ऐसे पता चला था कि एक फ़ोन कॉल आई कि जी एक कस्टम ऑफिसर हैं जिनके बेटे को जो है वो ये एज एन 10 फैब की बात कर रहा हूँ मैं, कि जिस दिन पता चला कि जी कस्टम ऑफिसर के बेटे थे और उनको इस तरह से मार दिया एक ड्रग डीलर ने, और वो ड्रग डीलर के घर पे जब पुलिस ने 8 फरवरी को जो है वहाँ पे रेड किया तो उसने फायरिंग की, 4 घंटे तक एक हॉस्टेज सिचुएशन बना के रखी। फिर पुलिस अंदर आई तो पता चला जी कॉल सेंटर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और पूरा एक वो है। अब कॉल सेंटर्स को पे भी हम आते हैं बाद में, ये भी एक आजकल एक नया काम शुरू हुआ है, और बज़ाहिर वो कॉल सेंटर होता है, पीछे में एक अलग हाँ कहानियाँ चल रही होती है। यार उस पर हम बात करते हैं कि किस तरीके से स्कैम कर रहे होते हैं ये, और ये सब मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा होता है, इंडिया में बहुत बड़े उस पर, टर्की के अंदर है। मतलब मेरे जहाँ जाके मैं बात की तो वो उन्होंने दुनिया के जितने भी जहाँ जहाँ स्कैम हो सकता है, खुद शायद US में भी होता हो, तो वो क्रेडिट कार्ड्स और इस तरह की कई चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक चीज़ है। अच्छा, मुझे जो इसका अंदाज़ा हुआ वो सोशल मीडिया के पोस्ट से हुआ। फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही थी, काफ़ी अरसे तक चलती रही है। उसमें आता था कि एक फ़र्द गुमशुदा है, या अगर आपको कहीं मिले तो इस नंबर पे रब्ता करें। तो ये पोस्ट मुस्तफ़ा से मुतालिक बहुत चली है फेसबुक पे, बहुत रगड़े में आई है। और इसी मेरे ख्याल में ये जब गायब हुआ है और इसकी जो पहली रिपोर्ट आई वो मेरे ख्याल में 6 जनवरी को आई है। हाँ, तो 6 जनवरी को रिपोर्ट आई है, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर बताया गया है तो दोनों साइड से। दैट टाइम अराउंड ये पोस्ट बड़ी वायरल हो गई थी मुस्तफ़ा से रिलेटेड। और ये बात आप माने कि देयर इज़ एन एस्थेटिक स्कोप, वो थोड़ा क्लीन बंदा है, थोड़ा सा फाइन बंदा है, तो उसकी पोस्टें चल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से रही थी, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चल रही थी। मैंने वहाँ से देखा। बैक टू द केस, आपकी अरमगान जो है, अरमगान के घर पे जो फायरिंग हुई है और जो उसने बोला कि अपेरेंटली पुलिस आई थी मेरे घर पे डकैती करने के लिए, भाई साहब बोलने डकैती करने के लिए डाकू आए थे और मैंने इसलिए फायरिंग की। उनके वालिद साहब ने भी यही बात बोली जो वो इधर उधर बोल रहे हैं। अच्छा, वालिद साहब और अरमगान की स्टोरी में कॉन्ट्रडिक्शंस भी बहुत हैं। अगर आप वालिद साहब अरमगान जो, और अरमगान का जो दोस्त है, क्या नाम है उसका, जो पकड़ा गया, शिराज। तो इन तीनों की स्टोरी अलग है, लेकिन कुछ पॉइंट्स म्यूचुअल भी हैं। तो मुस्तफ़ा गायब हुआ था, 6 जनवरी को रिपोर्ट आई, उसके बाद जो है कहानी निकल दी। पहले हुआ कि अगवा बराए तावान का केस है, उसके बाद ये कहानी चली कि भाई ये तो मर्डर केस है, 302 300 यहाँ पे कहानी चल रही थी। उसके बाद यहाँ से प्रोसीड करते हैं तो पता चलता है कि भाई यहाँ ये तो साहिबा का केस है, फिर साहिबात का केस है, एक साहिबा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल एक खातून तो नहीं है इसमें, बिल्कुल। और एज पर द सोर्सेज एक तो मुल्क में भी नहीं है। तो अब वो खुद जो उसकी मुस्तफ़ा का जो की वालिदा ने जो इस सब के अंदर कहा, और मतलब मुझे कहीं पे ऐसा लगा कि चीज़ों को स्वीटन करने की कोशिश करते हैं आप ना, मतलब वालिदैन की साइड से ये चीज़ लगी कि जिस तरह आप अरगमान के अब्बा ख़ुद आए और उन्होंने अपने बच्चे को डिफेंड किया कि भाई वो जो भी कर रहा था वो सही कर रहा था, ही वॉज अर्निंग मनी एंड ही वॉज डूइंग इट द बेस्ट वे पॉसिबल, मतलब उनके करीब तरीन ये अल्फाज थे। मगर जो इसमें इसका केस था, मुस्तफ़ा की जो वालिदा ने बात बोली, तो मुस्तफ़ा की वालिदा से जब सवाल हुए तो उन्होंने कहा भाई वो क्या करता था, वो गाड़ी चलाता था और बस यह मस्ती तो थी ना, बच्चा था। अब वो जो मस्ती को गाड़ी नहीं चलाता था, बगैर नंबर प्लेट के, हाँ, टिंटेड ग्लासेस के साथ, मगर वो कभी उनकी वालिदा कहना था कि DHA से बाहर जो है ना वो कभी गाड़ी नहीं लेके गया। इसको मद्देनजर रखना चाहिए। अब सीन ये है कि अगर एक बंदा DHA से बाहर कभी बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं लेके गया तो क्या DHA में बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना कोई जुर्म नहीं था? एक अजीब सी आपको वो मिल रही है कि जहाँ पे बच्चे अपने वालिदैन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर विक्टिम बेशक मुस्तफ़ा, और हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करेंगे, हमें करनी भी नहीं चाहिए, हॉरिफिक, बहुत गलत हुआ उसके साथ। तो भाई बंदा जो भी कर ले, मतलब तो नहीं ना भाई, ज़्यादा असल में जिस बात पे इश्यूज हुए, जो बातें आई कि एक ख़ास किस्म की किसी बनाना की तस्वीर
मुस्तफ़ा ने जो है वो छिले हुए केले की भेजी, जो कि जिसको आप कहते हैं कि ये मीम सेक्सिंग एक पूरी एक चीज़ है। अब ये हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हो सकता है शायद वालिदैन ऐसे उस तरीके से वाकिफ़ भी ना हो, मगर ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि अभी हमारे यहाँ हो रही हैं और जिसके बारे में वालिदैन को पता होना ज़रूरी है कि वो हम मतलब और भी इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करते हैं। और फिर इस केस के अंदर जो एक मेजर शिफ्ट आता है कि जब जो है जी वो जली हुई गाड़ी मिलती है और वो सारी चीज़ होती है और उसके बाद फिर चीज़ें वो रिवर्स इंजीनियर करती है इसको, जिस तरह से पुलिस, जिसमें वो फिर बताते हैं कि भाई सीन ये था कि पहले से फड्डा था, ये आके ड्रग डीलिंग का एक केस था पूरा, और वो ड्रग्स वगैरह सप्लाई करते थे कोई भाई साहब, अरमान कंज्यूमर थे, उसके अंदर वो कुछ हुई थी। मगर उसमें जो आखिरी वॉइस नोट है मुस्तफ़ा का जो उसने अपने भाई को भेजा, जो उनकी वालदा लेकर आई, उसके अंदर उसने ऐसे मतलब आम तौर पे कहा है कि वो मैं ज़रा जा रहा हूँ भाई, तुम देख लें जिम विम का अपना जो भी हो तुम्हारा सीन, मैं जा रहा हूँ ज़रा काले के पास ना, वो अरमान के पास। तो यानी कि दोस्ती तो थी किसी ना किसी लेवल की। आप किसी ऐसे बंदे को, दुश्मन को तो आप नहीं कहते ना आप उसके पास उसके घर पे जाते हैं। भाई अगर उसके घर पे जा रहा है, हाँ, उसको वीड सप्लाई कर रहा है, ब्लैक वीड, हाँ, उसको सप्लाई कर रहा है एलिजिडली अगर कर रहा है, क्योंकि ये वो सारी एज पर द सोर्सेज हम बात कर रहे हैं, हाँ, कोई भी बात हो रही है एज पर द सोर्सेज हो रही है, ऑब्वियसली बात है, आई एम नॉट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। उसको सप्लाई कर रहा है, उसके साथ बैठ कर पी रहा है और उसके साथ फिर तफरी कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, और उसने अचानक से उस पर वार किया। तो इससे साबित ये होता है कि अकैंटेंसीज से थोड़ी सी आगे की कहानी हो गई, क्योंकि दोस्ती जो थी वो तो जो पहला केस है वो तो उस वक्त हुआ है कि जब इसके अंदर एक जो खातून है जो इस वक्त मुल्क से बाहर हैं, मार्शा शाहिद जिनका नाम बताया जाता है, और वो बेसिकली अगस्त में कहा गया है कि वो पाकिस्तान छोड़ के चली गई थी जब उस वक्त डिफरेंसेस आए, मगर वो भी 22 दिसंबर को जब वापस आई तो फिर चीज़ें वापस स्पाइस अप हुई और उन्होंने आके इधर भी कुछ कहा उधर भी कुछ कहा, और फिर जो कोई पार्टी हुई वो उनकी वालदा का कहना ये मुस्तफ़ा की जी कोई पार्टी नहीं थी या कोई न्यू ईयर पे पार्टी नहीं थी, मगर जहाँ पे भी इनका इंट्रैक्शन हुआ, अगर पार्टी नहीं थी कहीं और इंट्रैक्शन हुआ, उसके अंदर चीज़ वही हुई कि एक दो और ख़वातीन इन्वॉल्व हुई और वो भी इस मामले में थी। और उसके बाद एक ने जो है वो मुस्तफ़ा को कुछ अजीब सी बात बताई, जिसके बाद मुस्तफ़ा ने वो तस्वीर अरमान को भेजी और वो उसने उसको मतलब हम कह सकते हैं कि उसने उसको इंस्टिगेट किया, जिस तरह की मतलब ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर भी ना दो से तीन रुख हैं। एक रुख ये है कि एक एंजेलिना नामी लड़की है, फिर एक रुख है जोमा नामी लड़की। बिल्कुल, वो एंजेलिना नामी लड़की की हम बात करें, जोमा तो वो बेसिकली कॉल सेंटर का कोई इशू था, वो उसके वहाँ पे डीएनए मैच कर गया, तो इसलिए इसमें दो से तीन स्टोरीज हैं। एक स्टोरी में जोमा वो बंदी है जिसने इसको कॉल की थी या पार्टी में बताया था, इसमें भी मतलब हर चीज़ के दो से तीन रुख होता है। तो इससे अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि इसको कॉल पे बताया गया था, कोई पार्टी नहीं थी। रिपोर्ट ये थी कि इसको कॉल पर बताया गया था और कॉल पर अरमगान से मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू की गई थी नाज़िबा, तो उसने फिर छिले हुए खिलकी की तस्वीर भेज दी थी। तो उसके बाद अरमगान जो है बिकॉज ही टुक इट ऑन हिज ईगो, उसको बुलाया और फिर ये पूरा सीन हुआ। हाँ, और मतलब वो जो भी हुआ उसके अंदर इस तरीके से हमारा बहुत ही बेरहमाना तरीके, लेकिन इन जनरल वे कहा जाए तो ये चीज़, मगर ये चीज़ मुस्तफ़ा आमिर में तो शायद एक कत्ल हो गया तो हमें पता चल लिया। मतलब मुझे याद है 10-12 साल हो गए यार, हम लोग ए लेवल्स वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, और उस वक्त एक वाक़या ये हुआ था कि शाहज़ेब जतोई का वाक़या तो सब लोग जानते हैं कि वो क्या वाक़या था, मगर उसके बाद एक और केस हुआ था जिसके अंदर हमज़ा नाम का एक लड़का था, उसको उसके घर के में घुस के मारा था, और वो भी लड़की का चक्कर था कि एक गर्लफ्रेंड के ऊपर वो हुआ, तो दूसरे बंदा अपने गार्ड के साथ घर के अंदर घुसता है और वो अपने जो है वो स्टडी रूम या ड्राइंग रूम में पढ़ रहा होता है, और उस वक्त वो बात करते हुए वहाँ पे क्लशनकोव से शूट करके जाते हैं वो, और बहुत ही मतलब एक अजीब सा। देखिए ये वाली चीज़ है ना, लड़के का चक्कर, ये लड़की का चक्कर, ये आपको बहुत पहले से मिल रही है। मतलब 2000s की बात है, एक आसमान नवाब का भी केस था, उसमें ये अच्छा इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस है बहुत सारे होंगे, जुवेनाइल थी और बहुत सारी आसमान नवाब का केस फिर ऐसा था कि आसमान नवाब का केस ना शायद कराची की एलीट का ताल्लुक नहीं था, मगर ये वाली चीज़ अगर हम देखें, लेकिन आप इंटेंसिटी देखते हुए ना उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वालिदैन को मरवाया जा रहा है, वालिदैन को मरवाया जा रहा है मिल के। तो और उसके बाद
कुछ अरसे बाद जब पुलिस आई तो कैलेंडर लगा हुआ था, सारी चीज़ें दिखा रही थी कि कोई इनसाइड स्टोरी है। तो वो उसमें चीज़ थी, मतलब ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम कहें कि सिर्फ वालिदैन, मतलब वो वालिदैन जो कि शायद मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं वो कहें जी हमारे तो अपने बच्चों में बहुत अच्छी नज़र है, हाँ उनको तो कुछ नहीं होता ना, वो तो हमारे आंखों के सामने रहता है, हमारा घर भी ज़्यादा नहीं है, 120 गज़ का घर है तो हर बच्चा सामने ही रहता है। भाई वो 120 घर के घर में भी जो है ना, जो कोने का वो है ना, कोई पकड़ लेता है खोपचा वो बच्चा या बच्ची, और आपको नहीं खोपचे पता। की ज़रूरत नहीं है, हाँ, देखें उसको खोपचे की ज़रूरत भाई नहीं है। आप फ़ोन, अगर वो 120 हाँ, घर के 120 गज के घर में वो रहता है और तालीम हासिल कर रहा है, तो उसकी जामिया उसका कॉलेज ही काफ़ी है इन काम के लिए। अगर उसको चर्च करनी है, मतलब रीड जो करना जो है, जो भी चीज़ें काम करना हमें है, पता चलती आशिकी हैं, माशूकी चलानी है, उसके लिए वो जाएगा यूनिवर्सिटी, हाँ, वो वहाँ पर ये काम कर लेगा, आराम से कर लेगा। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक सप्लायर मौजूद होता है। LSD साइकेडेलिक को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी में एक से हम दो ड्रग्स के सप्लायर ऊपर होता तो है। बात करते हैं, मगर जस्ट टू अगर हम इसको ज़रा वो वाली बात करें कि जो इश्यूज़ इस तरीके के हुए, और मतलब एक दो वाक़यात तो बड़े सामने के यार, मतलब मुझे याद है कि एक लड़का था, कोचिंग में हम साथ थे, उसने मुझे एक बात बताई, और मतलब बाद में उससे अच्छी बातचीत रही। उसने कहा कि यार एक बार क्या हुआ कि हम लोग जो है वो प्रॉबेबली O लेवल्स या A लेवल्स का फर्स्ट ईयर था, बच्चे बड़े तो नहीं होते यार, 17-18 साल के मैक्सिमम होते हैं, क्या उम्र क्या होती है, बच्चे ही होते हैं ना एट एंड, तो यंग एडल्ट कह लें ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको। अब उसमें एक बच्चे का केस जो है वो हुआ ये है कि वो दोस्तों का एक ग्रुप कहीं पे गया, एक बच्चा था जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं था, मगर वो आके बिलावजह में शेखी मारने लगा ना, शेखी फेंक रहा था कि वो अपनी बात करो भाई मैं ये फ्लेक्स वो, करने हाँ लग गया, फ्लैक्स, जेनजी के टर्म हाँ में अगर बात जेंजी, करें। हाँ फ्लैक्स करने लगे जेंजी के मुताबिक। अच्छा, अब वो फ्लैक्सिंग के अंदर वो हुई कि वो एक लड़के ने कहा भाई तुम पीते हो? उसने कहा हाँ मैं तो पीता हूँ, और क्या पीते हो? उसने कहा मैं सब पीता हूँ, मैं शराब पीता हूँ ये। अच्छा, अब वो जब इस तक आई कि भाई तुम अल्कोहलिक बेवरेजेस की साइड पर आ गए, तो उसने कहा क्या है, तुम बोतल रखी हुई पियोगे? हाँ पी लूँगा। वो एक दिया, दूसरा पैक दिया, तीसरा दिया, मेरे ख्याल में इस तरीके से 2-3 बोतलों तक बात चली गई, और वो पीता रहा, और वो इतना ज़्यादा वो हो गया कि उसमें वो बेहोश हो गया। लड़कों को समझ में नहीं आया कि इसका क्या करें, इसे घर नहीं लेके जा सकते, घर उनको शायद पता भी नहीं था क्या था। उन्होंने ये किया कि उनके पास वो ट्रक था, कोई डबल केबिन थी, उसके पीछे उन्होंने डाला, वो ट्रंक बंद हो जाता था, उसमें उन्होंने बंद कर दिया। अब उसके बाद उनको थी ये शाम वाम का टाइम था, उन्होंने रात में खाना वाना खाया, घर पर पहुँचे। जब रात में घर जब तक पहुँचे तो रात के 12 बज रहे थे। अब जाके, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं उसे, नाइट स्टे टाइप की चीज़ थी, हैंगओवर टाइप का, तो वो बच्चे जब अपने जाके उसमें बैठे और हैंगओवर था, हैंगआउट था, हैंगओवर हाँ कुछ और सॉरी, होता है। हैंगओवर नहीं था, हैंगआउट था, हाँ हैंगओवर कुछ और होता हाँ है। मगर वो हैंगओवर बन चुका था ना यार, एक लड़के का बन चुका था, बाकी उसी कंडीशन में ही थे। वो तो जिसका बना तो गाड़ी की हाँ, तो ट्रंक में मैं भी तो बोल मौजूद था, रहा, हाँ तो उसका हैंगओवर ही रहा, गाड़ी थी। तो बाकी सब तो वो बिल्कुल वो सिंपली केस यही था। अब वो उसमें जब रात में उसके घर पहुँचे ना, वो पहुँचे तो थोड़ी देर बाद जो है वो लड़के तो घर के अंदर बैठे हुए थे, कमरे के अंदर थे, बाहर से नौकर ने आके खटखटाया कि सर वो आपकी गाड़ी की ना बैग से जो ट्रंक है उसमें से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वो चेक कर लें। अब आप वीगो डाला तो उस वक्त चलता था, तो मतलब उस वक्त भी चलता था, अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो उनको फिर याद आवे, वो तो उस लड़के को हमने बंद कर दिया था, बंद करके भूल गए। बंद करके भूल गए उसको। अब आप क्या सोचें कि बोले हैं इस पे अब आप सोचें कि ये वो यूथ है जिससे हम आज इसे डील कर रहे हैं ना। अच्छा, उसके कितने साल पुरानी यार बात है? ये मेरे ख्याल में 2013 की बात होगी, 14 की बात होगी, मतलब उस अभी वक्त की से बात चल है, रहा है। इतना हाँ, कोई दूर की बात नहीं हाँ, अपनी। तो मैं मतलब हाँ मैं जाहिर सी बात है यार, 90 की कहानी तो नहीं सुना रहा ना आपको, जो कुछ हमने देखा हुआ है वो आप। अब चले, ये तो एक पूरा पार्ट हुआ ना। उसके बाद वो रात में उस लड़के उसे घर छोड़ कर भी आए, रात कोई 2-3 बजे का कोई सीन था। उसके घर वालों को कोई टेंशन नहीं थी कि यार ये बच्चा कहाँ गया हमारा। ये ना पूरा गेम हो गया, फिर ब्रो कोड आ गया और आपने हाँ, घर जाके छोड़ दिया। तो वो एक मतलब अजीब सी कंडीशन थी कि वालिदैन को होना चाहिए था ना, यार बच्चा हमारा कहाँ है। मतलब मिस कॉल्स आती हैं, कुछ आती हैं, फ़ोन तो आपने बंद कर दिया था, तो दोस्तों को इधर उधर कॉल कर कोई करता है, इन्होंने किया ये तो उसका फ़ोन, मगर उसके फ़ोन पे कोई रिस्पांस नहीं था, ना दोस्तों की तरफ से कोई रिस्पांस था कि इनको याद आता कि हमने किसी के साथ क्या किया है, क्यों कोई ना कोई कनेक्शन तो था ना जब ही वो पास आया था। तो ये था, मतलब मुझे भी याद है कि एक भाई साहब थे हमारी क्लास में थे, और O लेवल्स के अंदर जो है वो फेयरवेल में ड्रंक थे, वो आए हुए थे, और उनकी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी हुई। वो थे भाई के जो अपने अब्बा के जो है वो कैबिनेट से
डॉलर जो है वो चुरा के वो करते थे, ड्रग्स लेते थे, डोडा वगैरह। और उसके बाद सीन ये होता था कि क्योंकि ड्राइवर तो था ना, अब ड्राइवर को जो है वो जितना वो बंदा खुद खाता था ना, अगर वो 500 रुपये का खाना खुद खाता तो ड्राइवर को 1000 का खिलाता था। आप खाने की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं खाने की बात, मतलब कुछ भी करता था वो तो ड्राइवर, और ड्राइवर ही उसका सप्लायर था। अच्छा। तो सारी चीज़ें वो ड्राइवर ला के देता था और भाई का काम चलता रहता था। तो और डोडा से मुराद आपकी पॉपी है? हाँ बिल्कुल, है। पॉपी। तो अब ये सीन था, मतलब वो भाई एक बार आ गया और ये जो है उनको हो गई कि भाई कहीं से पिस्टल मिल जाए ना। तो कहीं से उनको पता चला यार ये इस बंदे का ना पिस्टल में इंटरेस्ट है, तो वो भाई साहब के पास गए। भाई साहब ने बताया कि भाई अब सीन ये था कि वो डील उनकी तरफ से फाइनल हो गई। अच्छा, भाई साहब ने एक शरीफ आदमी थे, मगर चूँकि घर में थी, उनके घर में नहीं, उनकी शायद किसी कज़न वज़न के पास थी, वो टूटी फूटी थी, वो उनके मुताबिक फायर भी नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा यार मैंने सोच लिया था कि मैं ना इसको एल्फी वेल्फी लगा के उसका हर जगह से जो भी निकल गया था, वो जो हैंड कवर होता है वो निकल गया, उसने कहा मैं इसके ये टुकड़े वुकड़े चिपका के इसको चिपका दूंगा इसको मैं 10,000 में, 15,000 में। मतलब वैसे पिस्टल आती होगी 60-70 हज़ार की अच्छी आती होगी। तो वो उनके पास गया, उसने कहा मेरा लाइसेंस बनवा दो। उसने कहा तुम्हारा तो बन नहीं सकता, तुम तो अभी जो है वो अभी तो तुम्हारा CNIC बना है यार, तुम 18 साल के हो। तो उसने कहा फिर उसने कहा तुम अपने ड्राइवर का बनवा लो। अब वो बात हो गई सही है, ड्राइवर का हो गया, उसने आगे एजेंट वेजेंट का बता दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जो चीज़ रह गई तो ये थी सिर्फ पिस्टल बेचना था और वो चिपकाने की तैयार था। उस वक्त वो कहता है ये हमज़ा वाला केस होगी, जो हमज़ा कत्ल का बताया ना, उसको एकदम से वही उसने कहा यार अगर मैंने इसको बेच दिया पिस्टल, उसने कल साला मार दिया और पुलिस मुझ तक आ गई तो मतलब मैं तो बिला वजह में गिर जाऊँगा। उसने जो है वो उसको बहाने बना के ना उसने डील ऑफ कर दी कि यार नहीं वो नहीं है। तो उस सामने वाले बंदे ने बोला उसको कि यार तुम ये समझते हो कि मैं हमज़ा की तरह भी किसी को गोली मार दूंगा, इसलिए तुम मुझे पिस्टल नहीं बेच रहे। मतलब ये चीज़ आप समझें इसको कि ये सिर्फ हम तो एक बात कर रहे हैं ना कि लोग ड्रग्स खरीदते हैं, लोग सिर्फ ड्रग्स नहीं खरीदते, लोग तो वेपन और मतलब नाइफ्स और ये सारी चीज़ें वो बहुत आम है। मतलब जो फड्डे वगैरह होते हैं उसके अंदर निकल आती हैं ना, उसमें अब्बा जान की गोल्फ स्टिक भी तो कोई लेकर आता है ना लड़ने के लिए। हमने कितने फड्डे ऐसे नहीं देखे, पता है, ये तो आम बात है। प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? मतलब वेयर इज द प्रॉब्लम? यार प्रॉब्लम है तो वी बोथ नो, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कहाँ? तो यार क्या यहाँ पे तरबियत, वालिदैन की तरबियत, इसको आप प्रॉब्लम कहेंगे? क्योंकि मैं इसको प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम इसको समझता नहीं हूँ मैं। सही है। या महफिलें, दोस्त की महफिलें, रफ़ाकतें, इसको आप प्रॉब्लम कहेंगे? या एक बंदा होता है वो होता ही मेंटली इस तरह का है, वो होता है ना कि सिनिस्टर डार्क माइंड, जिसको आप कहते हैं कि सीरियल किलर की स्टोरी आप पढ़ो, टेड बंडी को पढ़ो तो वो अलग ही कहानी निकलती है। सही है, आप उसको उस तरीके से करते हैं। मतलब ये तो शायद आप भी इस पर थोड़ा सा वो कर सकें, आपने साइकोलॉजी अच्छा खासा इसको स्टडी किया है। मगर मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि सोसाइटी, जिसका पेरेंट्स सबसे बड़ा पार्ट होते हैं एक बच्चे की लाइफ में, वो उस पर रोक लगा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, चीज़ों को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि बच्चा ख़राब चीज़ों की तरफ ना जाए। मतलब ये भाई जिनका मैंने आपको बताया कि वो पिस्तौल बेचते बेचते रुक गए, मतलब वो रुक गए ना, उसको हुआ कि मैं वो चिपका रहा था बेसिकली, वो कोई उसकी इतनी ज़्यादा उसने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कोई बड़ा हो के जो है वो आर्म्स डीलर थोड़ी था वो, तो एक बंदा था, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, उसने कहा यार मैं इधर से उसको बेच दूंगा, कदन को दे दूंगा इतने पैसे, उसको दे दूंगा इतने, मतलब सिंपल उसकी एक थॉट प्रोसेस था। मगर जो चीज़ उसको कहीं पर रोकी हुई, एक इवेंट ऐसा हुआ कि उसकी वजह से रोका। उसने कहा यार मेरी फैमिली का क्या बनेगा, मतलब मेरे अब्बा जान मुझे कोई मार देंगे ना इस बात पे, तो इसलिए कहीं ना कहीं रुक गया वो। ये वाली चीज़ कहीं जब मौजूद नहीं होती कि आपके पेरेंट्स आपको इन चीज़ों में नहीं रोक पाएंगे। देखिए एक तो वो बंदा है कि जो इस हद तक निकल चुका होता है कि उसके अम्मा अब्बा पनाह मांग रहे होते हैं उससे, मैं उस बंदे की बात तो नहीं कर रहा। मगर बहुत सारे लोग जो आपका ये एज ग्रुप होता है एज एन 12 से ले तक 17-18 ईयर्स तक का, ये वो एज ग्रुप होता है जो कंट्रोलेबल होता है। 18 साल के बाद शायद बच्चे के पास फिर इतनी रिसोर्सेस आ जाते हैं या उसकी इतनी दोस्तियां बन जाती हैं कि फिर वो आप उसको डील नहीं कर पाते, मगर उस वक्त तक आप उसको शायद डील कर सकते हैं। देखिए इसमें 2 से 3 चीज़ें होती हैं मेरी नज़र में। वो ये कि पहली बात है कि आप इसकी बेसिस क्या इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एक बंदा बचपन से देख रहा है कि भाई इनके करीब भी नहीं जाना, वो बचपन से देख रहा है, वो 18 साल की उम्र तक यही देख रहा है कि इन ड्रग्स के करीब भी नहीं जाना, बुरी सोबत के करीब ही नहीं जाना, जो कि हर वालिदैन समझाते हैं। लेकिन उसके लिए वो
प्रिकॉशंस क्या ले रहे हैं, वो कितना कॉन्शियस है। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अच्छा, मैटर यहाँ तक नहीं करती कि आप घर में एक बंदे को बंद कर दो, ऑब्वियसली बात है बंद नहीं कर सकती, आप सिर्फ उसको समझा रहे हो, ये तो हर कोई करता है, दिस इज़ अ जनरल थिंग। लेकिन इससे आगे आप क्या कर रहे हैं, अब इससे आगे ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि आप उसको कहाँ भेज रहे हैं, उसका एडमिशन कहाँ करवा रहे हैं। और एक मिसाल मज़े की बात बताता हूँ, मैं जब इकरा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था, मैं साइकोलॉजी का स्टूडेंट था, अभी मैं लॉ पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रहा था तो उस वक्त मेरी क्लास में एक बार का वाक़या है कि एक साथी बैठा हुआ था, वो बच्चा जो है मैट्रिक का टॉपर था और मेरे उसमें सेमेस्टर में उससे ज़्यादा मार्क्स आए थे और समहाउ मैं पढ़ के भी नहीं गया था कोई खास। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, ये मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। पॉइंट ये हुआ कि मैंने उसको बोला कि भाई तेरे टॉपर आने का क्या फ़ायदा है, मैं भी यहाँ हूँ तू भी है भाई, मार्क्स मेरे ज़्यादा आ रहे तो आपने क्या किया। अच्छा, करना तो नहीं चाहिए, बड़ी डैश हरकत कर रहा था मैं भाई यार, उसने पढ़ के देख क्यों मैं इसको डिग्रेड कर रहा हूँ। लेकिन होता है ना कभी लड़कों में तफरीह चल रही होती है, वो लड़का था तो तफरीह चल रही थी, मैंने बोला भाई क्या किया आपने पढ़ के, मैंने नहीं पढ़ा, मैं भी यहीं पे हूँ, मेरे मार्क्स अभी आपसे ज़्यादा हैं, आप भी यहीं पे हो मैं भी वहीं पे हूँ। तो भाई देखें, तालीम जो है, और तालीम से मेरी मुराद है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह एक हद तक आपको इन्फ्लुएंस करते हैं इन पढ़ाई से मुताल्लिक। लेकिन स्किल्स जो कि एक स्किल्स वर्सेस एजुकेशन एंड डिग्री, ये वाली जो आजकल बहस है, इसको अगर अलहदा भी रखा जाए तो उसके अलावा एक जो आपका मुआशरा है, आपको जो दोस्त अफेक्ट करते हैं, आपके जो असातिज़ा आपको अफेक्ट करते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। असातिज़ा आपको बहुत मेजर अफेक्ट करते हैं। आप इस्लामाबाद की कुछ जामियात हैं, चले जाएं वहाँ पर तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि उस्ताद जो हैं कितना इफेक्ट करते हैं। कराची के अगर आप वो तो सही है, घरानों की जामियात में चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा। है कि आप कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और लम्स वगैरह, बिल्कुल मैं इधर ही जा रहा था, अगर आप उधर जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि भाई IBM में जिस तरह से कुछ टीचर्स हैं। मगर मैं तो देखें, आप तो यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं ना, मैं तो और A-लेवल अगर कॉलेजेस की बात करूँ कि हमारे यहाँ कुछ टीचर्स ऐसे थे जो आते थे और वो बेचारे क्लास में पढ़ाने आते थे और वो ड्रंक होते थे और बच्चों को पता होता है वो ड्रंक होते थे और उसके अंदर वो गालियाँ बक रहे होते थे। मतलब ये वाली चीज़ किसी मिडिल क्लास में तो बहुत अजीब समझी जाती है कि भाई लड़कियों के सामने कोई गाली नहीं बकता, मगर वो जो उस्ताद है वो जो देख रही है मैं गाली दे नहीं सकता और उसके बाद टू वो जो उस्ताद है वो तो लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने, और लड़कियों को भी और लड़कों को भी, और वो गालियाँ ऐसी होती हैं कि जब वो किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर आए तो उसको म्यूट कर दिया जाता है। मतलब मैं किसी वेस्टर्न डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहा हूँ कि चले फिल्म में तो आप दिखाते हैं क्योंकि वो एक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, फिल्म में तो आप न्यूडिटी भी दिखाते हैं कि एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, मगर उससे हट के जब आप एक डॉक्यूमेंट्री, एक फॉर्मल चीज़ आप कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप उस चीज़ को म्यूट कर देते हैं क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो एक ईवल एक्सप्रेशन, या ईवल नहीं बट मतलब सोसाइटी के मॉडल्स कहीं ना कहीं उसमें हिट हो रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट नहीं करते। तो इस तरह के टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। फिर उसके बाद ऐसे टीचर्स हैं कि जो मतलब ड्रग के यूजेज के ऊपर वो बोलते हैं कि भाई क्या मसला है इसमें, मतलब कोई LSD ले रहा है तो इसमें क्या मसला है। तो अच्छा, यहाँ पे मसला जो है ना है भी, और थोड़ी सी ये रिसर्च वाली चीज़ है। हाँ, क्योंकि कुछ अर्से पहले मेरी एक स्टूडेंट से मुलाकात हुई, वो यहाँ के नहीं है, इस्लामाबाद के, कराची आए हुए हैं। तो वो LSD अभी नहीं करते। उन्होंने मुझे वाक़या बताया कि मैं LSD क्या करता था और LSD को मैं गलत नहीं समझता था। मतलब जो बहुत सारे अफराद चर्च कर रहे होते हैं और वीड वगैरह कर रहे होते हैं, उनको पता होता है गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान है। मुझे LSD को करने वाली एक बहुत बड़ी आवाम LSD को गलत नहीं समझती। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग बात है, LSD को गलत नहीं समझती, उनके देखने का पर्सपेक्टिव अलग है, दे आर फाइन विद इट। अच्छा, अगर आप इसको साइकोलॉजी के तहत स्टडी करें, साइकेट्री के तहत स्टडी करें, तो इसके तहत इलाज भी किए जाते हैं और दीगर काफ़ी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप खुद ही इसको कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम करना है, कहाँ पे स्टॉप लगाना है, डोज क्या रखनी है, ये चीज़ें आप खुद तो तय नहीं कर सकते ना। फिर भी वो कहते हैं कि भाई ये एक पर्सपेक्टिव है, वी आर फाइन विद इट, हमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत सारे एंजाइटी, डिप्रेशन के। अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा कि जो इस तरह के पेशेंट हैं उसकी तरफ चले हैं, मैं कतई ये बात नहीं बोल रहा, बहुत नामुनासिब चीज़ है, आपको बोलना भी नहीं चाहिए। हाँ, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन दिस इज़ अ साइड। और वो इस तरह बोलते हैं। एक डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, और काफ़ी हाई प्रोफाइल डॉक्टर हैं, आजकल पाकिस्तान में नहीं है, बाहर होते हैं, और पाकिस्तान से बाहर ही होते हैं। वो पाकिस्तान आए हुए थे, तो उनके बेटे हैं, बेटियां भी हैं, और माशाल्लाह अच्छा, यानी कि 13-14 साल हो गए उनकी शादी को। अच्छा, यानी कि वो प्रॉपर या 10 से 12 साल तो हो गए होंगे, आराम से हो गए होंगे, ज़्यादा ही हो गए, 14-15 हो गए।
वो मुझे बोल रहे हैं कि उमर LSD करवाओ। अच्छा मैंने बोला आपको डीलर समझ रहे थे वो डीलर। अच्छा उन्होंने बोला कि ये जामियात वगैरह में इसके दोस्त वगैरह जानने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जानने वाले हैं और कनेक्शंस होंगे तो LSD करवा सकते हैं। मैंने बोला भाई मैं कहाँ से कराऊँ LSD, मेरे कोई जानने वाले नहीं है। तो उन्होंने बोला कि भाई आपके तो जानने वाले हैं। मैंने बोला भाई मैं आपको, पहली बात तो मेरे काम मुनासिब नहीं है भाई। दूसरी बात ये कि ईजिली अगर आपको चाहिए तो आपको वीड मिल सकती है, आपको चर्च मिल सकती है, LSD नहीं मिल सकती। तो फिर वो खामोश हो गए। मैंने बोला भाई जाने दो भाई, उस्ताद क्या बातें कर रहे हैं आपका LSD, क्योंकि नॉर्मली अगर आपको पता हो मसला ये है कि सप्लायर का डिफरेंस होता है। असल में गांजा या चर्च तो ऐसा है कि पठान की होटल पे चले जाएं तो वो आप अगर सेटिंग होगी तो आपको बहुत आराम से निकाल के दे देगा। पान की जो खोखे हैं कराची में वहाँ से मिल जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर भंग वाफिर मकदार में खुद से उगती है, पूरी फसलें लगी हैं आप जाओ और तो वो करें। मगर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने कहा ना LSD का, एक पॉइंट ऑफ व्यू वो भी है जो कहता है कि यार अगर आप हशीश इस्तेमाल करते हैं या मतलब जितना रॉ फॉर्म में आप किसी ड्रग का यूजेज करते हैं इतना हलाल है। हलाल नहीं, हलाल तो नहीं है, मैंने एक तो मगर में कहा था, लेकिन नहीं वो हलाल से ज़्यादा वो है। नहीं वो लोग ये फाइन विद से ज़्यादा वो कहते हैं कि यार इट्स मोर लाइक हेल्दी। और जितना आप केमिकल्स की साइड पे जाते हैं कि आप जो है वो मैथ वगैरह लें या इस तरह करें तो वो उस वक्त इश्यूज होते हैं। अब LSD का दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि यार वो साइकेट्री में तो यही दवाएं इस्तेमाल हो रही होती हैं। आप हम यूज़ की बात नहीं कर रहे, तो कोई ज़्यादा यूज़ करता है वो करता है। मगर खैर हमारे यहाँ जो पठान ड्राइवर्स हैं वो तो चलाते हुए लंबे लंबे रूट पे जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो चर्च के नशे में चलाते हैं, क्योंकि उसके बगैर वो फोकस नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जब पेपर सर पे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, और अब चर्च बहुत आम हो गई है पाकिस्तान के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर। वालिदैन को शायद आइडिया ना हो, उनको लगता हो कि बच्चा जो है वो शायद सिगरेट पी रहा हो या बच्चा उनसे छुप के सिगरेट पीता हो। उनको ये नहीं पता वो बेचारा बच्चा भरी हुई सिगरेट पी रहा है, मतलब उसमें चर्च भर के। कल मैं एक इंटरव्यू देख रहा था मुस्तफ़ा अरमगान के वालिद साहब का, तो गालिबन QTV, तो उसमें जो रिपोर्टर थे वो बता रहे थे कि साहिर जो है जो कि अभी ये साजिद हसन के बेटे जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं एज पर द सोर्स बता रहा हूँ, रिपोर्ट जो आई है, उनको तो जेल में भी वीड मिल रही है। हाँ वो उन्होंने बोला ना, क्या मुराद है यार वो तो इसको भी थी, वो तो बगैर वीट के तो जो लेने वाला बंदा वो तो चल नहीं सकता। लेकिन इससे मुराद ये है समझने की, जो भी देख रहे हैं कि जो इनको कंज्यूम करने लग जाता है वो उसके बगैर रह नहीं पाता, उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग आउट हो जाती है, उसकी ब्रेन प्रोसेसिंग चलती है इनकी वजह से। ये तो पहले भी 90s के अंदर भी मुख्तलिफ जो पुलिस ऑफिसर्स के इंटरव्यूज आते हैं तो कहते हैं कि भाई हमने फला बंदे को पकड़ा, वो ड्रग एडिक्ट था। सिंपल मिसाल ले लो ना आप और हमें दे नहीं पड़ी, गुजारा नहीं कर पाते बहुत सारे, चाय के बगैर गुजारा नहीं कर पाते, तो भाई वो वीड के बगैर भी गुजारा नहीं कर पा रहे। दिस इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो नहीं कर पा रहे भाई गुजारा। अब चीज़ ये है कि जिन लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजना चाहिए, ये कौम उनको या तो पार्लियामेंट में भेज देती है या उनको जो है वो पढ़ा लिखा के किसी को इंजीनियर डॉक्टर बनाती है, या तो 22 साल का बंदा होता है उसको जुवेनाइल बना के उसको भेज देते हैं, रिहैबिलिटेशन करके निकाल देते हैं बस। अब यार ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है एक तो कि इस वक्त जिस हिसाब से ड्रग एडिक्ट्स, मतलब एक तो वो है ना कि जो चरसी और आप उनको हीरोइनची कह के वो रोड पे पड़े हुए होते हैं, मगर एक पूरी वो है जो कि अपने बेडरूम्स में पड़े हुए हैं और जिनके बारे में उनके वालिदैन को कोई इशू नहीं है। उनके वालिदैन भी कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, मतलब जाहिर सी बात है कि वो है, मगर ये वो समझ नहीं पा रहे। और जब इस तरह का कोई इशू होता है कि जहाँ पे बच्चा कत्ल कर देता है, मतलब हम तो अभी उस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कि यार जहाँ पे कोई छोटा मोटा फड्डा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी, और ये तो एक पूरी एक अलग वो है कि आप इसके ऊपर बताते रहें कि यार क्या क्या वाक़यात इस तरह से होते हैं कि किसी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, या बच्चों की पार्टी थी जो इमार है यहाँ पे CVU पे, वो IB के स्टूडेंट को उठा के बाहर फेंक दिया था उन्होंने, फेंक दिया। और फेंका क्यों? नशे में थे, तफरी चढ़ी हुई थी, उठा के इमार से नीचे फेंक दिया बस। अब यार ये रेडिट पे पढ़ा था मैंने, हाँ ये मतलब बहुत मशहूर केस है, तो रेडिट पे पढ़ा था तफसील तो हाँ। तो अब उसमें इशू ये है कि इस तरह के जब बच्चों की हालत हुई हुई है और उसके अंदर वालिदैन को लगता है कि मतलब ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ गुड, तो हम
कहाँ पे लेके जाएंगे? मतलब सोसाइटी के अंदर कौन इस बात को सोचेगा कि यार ये चीज़ गलत हो रही है या ये चीज़ सही हो रही है? ये जो सोसाइटी का एक मोरल कंपास है, आज हम सोसाइटी है पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, हम उन ख़ास लोगों की बात कर रहे हैं जो इस वक्त इस सारे मामले के अंदर एक लाइमलाइट में आए हुए हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, और वो इन दोनों का अब्यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें वालिदैन को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो भी गार्जियंस हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पहली बात, आप किस तालीमी इदारे में दाखिला करवा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि तालीमी इदारे से बहुत सारे दोस्त बनते हैं, वहीं से चेन बनती है। दूसरी बात ये कि कहाँ खेलने जा रहा है, एक हद तक आप उसको कंट्रोल आपने कर तालीमी इदारों की बात की, मतलब हमारे पास ये जितने भी चीज़ बताया, मैंने IBA के स्टूडेंट का बताया, हबीब यूनिवर्सिटी में जो कुछ होता है उसको आप छोड़ दें। लम्स तो खैर मारूफ है, मुझे याद है लेवल्स में मैंने लम्स में अप्लाई किया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक जो बात बोली थी उस वक्त, उसने पता नहीं ऑन कैमरा बोलना कैसा है, उसने बोला था, डू यू वांट टू लूज़ योर वर्जिनिटी ओवर देयर। मतलब मैं एक लम्हे के लिए शॉक था कि इसने बात क्या बोली है, ये क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है, और मुझे वाकई कख नहीं पता था कि इसने बात क्यों बोली। मुझे 1 से 2 साल लगे उसकी उस बात को सही तरह से परसीव करने में कि यार इस बंदे का ये मतलब क्यों था। तो कोई यूनिवर्सिटी अगर इस तरह की हुई हुई हो, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बात करें, खैर ये तो हम उनकी बात कर रहे हैं जो कि मशहूर है, कायद-ए-आज़म खैर पब्लिक यूनिवर्सिटी, मगर कराची यूनिवर्सिटी हो गई। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, हाँ अच्छी है, लेकिन वही ना कि वालिदैन तो जहाँ भेज रहे हैं, हाँ, एट द एंड ऑफ द डे आप भी वहीं हैं, आपका बेटा भी वहीं है, दूसरा भी कहीं वहीं होगा, तो आप दूसरा इस प्रोसेसिंग में 19-20 आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो उसमें यार मुझे एक चीज़ ये भी लगती है कि जो आपके बच्चों की गैदरिंग है, आपके बच्चों की सोसाइटी है, बहुत अहम इम्पैक्ट डालती है कि वो सही लोग हों, अच्छे लोग हों, ताकि आपका बच्चा मतलब पॉजिटिव थिंकिंग हो ना। अभी आप पैसा कमाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, सही है, आपने बच्चे को मटेरियलिस्टिक बना दिया, आपका पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरी जो सोसाइटी है, मटेरियलिस्टिक बनाना और पैसा कमाना बुरी चीज़ नहीं है, दो अलग बात है। नहीं, मैं एक अलग बात करूँ, मैं कह रहा हूँ कि सही है, पैसा बंदा इसलिए कमा रहा है कि वो मटेरियलिस्टिक है ना, ठीक है। पैसा अपने लिए, अपने रोज़गार को, अब ज़रूरत के लिए कमाने एक अलग चीज़ है, मगर आपने बच्चे को इसलिए पैसा करवाया क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक थे। आप जो है वो जब बचपन में आप बच्चे का चक्कर लगाते थे UK का और स्टेट्स का, तो वो बच्चे के जहन में तो यही था ना कि यार हम यहाँ क्यों आते, इसलिए हमारे पास पैसा है, हमें मज़ीद पैसा कमाने की ज़रूरत है। उसने जब वो मज़ीद पैसा उस वक्त कमाना शुरू किया, तो बजाय कि आप उसको कोई ढंग के रास्ता बताते, जिस रास्ते पे वो चला वो स्कैम्स का था, वो ड्रग सेल करने का था, और उसके नतीजे में ये हो रहा है कि सोसाइटी तबाह हो रही है। तो भाई इनका जो केस था मुस्तफ़ा और मगान वगैरह का, तो कल एक रिपोर्ट पढ़ा था, ताहा उबैदी को कोर्ट किया हुआ था कि ये 2 से 3 जो हैं ड्रग्स का कारोबार यहाँ पे करते थे, सप्लायर थे, और ये कहाँ से लाते थे, डार्क वेब से लाते थे, कॉन्टेक्ट करते थे, डार्क वेब से आती थी। मुस्तफ़ा करता था एज पर द सोर्सेज जंगल बॉय। अब ये बहुत ही कोई इलीट ड्रग है, इलीट तबका इसका इस्तेमाल करता है, और आपको भी पता होगा वही DHA वाली जो आंटी हैं, वो तो वही दिन के कितने महीने के 12-12 लाख 13-13 लाख। फिर इसका जो साहिर, मेरे ख्याल में नाम है इसका, साहिर जो है वो भी 2 ड्रग्स का काम करता है, जलीतो एंड पामिता, मेरे ख्याल में पामिला। हाँ। तो जलीतो जो है वो कितने 12,000 पर ग्राम है, पामिला जो है 10,000 पर ग्राम है। अब ये सब तो कारोबार जेलेटो और पामिला का यही और तो 1 करोड़ के क्लोज जो है ये साहिर साहब कमाते हैं महीने के। तो अगर कोई इतना अंदर पैसा कमा रहा है, 50% क्लिफ्टन और DHA का जो एरिया है, इसके अंदर जो 50% स्टेक होल्ड करते थे, ये दोनों मिलके करते थे। और एक और बंदा था उस्मान, जिसका कुछ अर्से पहले ही जो है ट्रैफिक हादसे में इंतकाल हो गया। तो अब स्कोप चेक कर रहे हैं, अगर एक टीनेजर के 20s का लड़का करोड़ के क्लोज कमा रहा है। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि इनको सपोर्ट, जाहिर सी बात है, सिस्टम में कहीं ना कहीं से तो है, जो गवर्नमेंट के अंदर लोग हैं, पावरफुल पीपल्स। मतलब अभी एक और नाम आ रहा है, MQM के एक मशहूर रहनुमा हैं वसीम अख्तर साहब, उनके बेटे का नाम आ रहा है। वो 2020 में पकड़ा भी गया था फायरिंग के अंदर, वो शायद तैमूर नाम है, क्या नाम है उसका, तैमूर वसीम, फिर वो छोड़ दिया गया था। अब ये एक पूरी फैमिली हो गई। इसी तरीके से मतलब इसमें जो आपके पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों की बाकायदा की इन्वॉल्वमेंट है, यानी उन्होंने अपने बच्चों को कहीं भी संभाल के नहीं रखा। जो पावर है उसका अब्यूज़ करना है, पैसा है उसका अब्यूज़ करना है। और वो ठीक है कि वालिदैन भी शायद कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं किया, मगर उसके नतीजे में सोसाइटी बन रही है और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, इसमें इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि कभी कभी ना सर्कमस्टेंसेस इस तरह के होते हैं
जो कि अनयूजुअल होते हैं। बहुत सारे वालिदैन, बहुत सारे हमारी मतलब गैदरिंग में, क्योंकि मैं भी 20s में हूँ, तो बोल रहा है दूसरा बंदा इस तरह बोल रहे होते हैं कि भाई मेरे जो हालात हैं तुम्हारे हालात से बहुत अलग हैं। भाई होते हैं। एक आपको उस केस का पता होगा जो एक मतलब एक लड़की का स्टेप फादर उस बेटी के साथ ज्यादती के लगा हुआ था। अब बेटी को क्या पता कि उसकी वालदा एक मर्द से शादी करेंगी, उसका स्टेप फादर, और वो उसके साथ ज्यादती करने के चक्कर में लगा रहेगा। और उसके बाद उसका पूरा केस चला था, उसको इस्लामाबाद से भगाया गया था, कराची लाया गया, वहाँ पे सेटल किया गया था, काफ़ी अफराद ने जान मारी, लॉ इन्फोर्समेंट उसमें कनेक्ट हुई और आला हुक्काम, आला इदारे उसमें कनेक्ट हुए। वो मतलब इतना केस चला और बहुत अंदर की कहानी है, वो तो पब्लिक पे आई नहीं कहानी, इतनी और बड़ा वो सीन वो चला। वो वो जो साहब थे, जो स्टेप फादर थे, वो भी वो थे, वो तो भाई कराची गवर्नमेंट चला ऑफिसर थे वो भी। अब ये थोड़ा ज़्यादा अंदर चले गए, लेकिन आपकी बात हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर थे और उनके जो राब्ते थे, अगर मैं वो यहाँ पे बताने लग गया तो ये गुफ्तगू आगे नहीं चल सकेगी। बिल्कुल। तो उसकी ये भी एक स्टोरी है। उसके बाद वो एडजस्ट हुई, उसके बाद जो है मामलात आगे बढ़े, उसने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो ये एक सर्कमस्टेंस सेम ही है। अब यहाँ पे वो रुक के बैठ गया कि भाई मेरे तो सर्कमस्टेंस ऐसे ही है, मैं क्या करूँ, यहीं पे है, एंड है, मेरे पास एक वजह है। भाई अल्लाह ताला हर बंदे को उसके मुताबिक आजमाता है, और मैं यहाँ पे दूसरे को जज नहीं कर रहा इन अ सेंस कि वो कुछ नहीं कर सकता है या कर सकता है, या मैंने उससे ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया। सबके सर्कमस्टेंस इंडिविजुअल हैं, सबको अपने सर्कमस्टेंस में ही सीखना है। और बिल्कुल ऐसा वालिदैन ही अगर है, ये बोलते हाँ। हैं कि मेरा बेटा नहीं ऐसा है, मेरे बेटे के हालात मुख्तलिफ मिले, तो भाई सबके हालात मुख्तलिफ होते हैं, आपको उसी में एडजस्ट करना होता है, आपको उसी में कोप अप करना होता है, समझना होता है। बिल्कुल। तो ये चलें मामला यार था। उमर भाई, काफ़ी बात तो हमने की। अच्छा, इसमें एक आखिरी पॉइंट मैं ऐड कर दूँ, हाँ। वो ये कि मुझे जिस चीज़ से बहुत मुश्किल हुई वो ये कि एक सोबत नहीं मिलती, अच्छी सोबत नहीं मिलती। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं जो कि शहर में काम कर रही होते हैं, वालिदैन का काम है कि या गार्जियंस का काम है कि उन सोसाइटीज़ को स्टडी करें, उन सोसाइटीज़ को समझें। फॉर एग्जांपल एक यूथ इंटेलिजेंसिया एक सोसाइटी है, काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, मैं उसका पार्ट रह चुका हूँ। बचपन में मैं बज़्म साथी का साथ रहा है मेरा। बज़्म साथी एक सोसाइटी है बच्चों की चिल्ड्रन हॉबीज़, तो बहुत अच्छे इवेंट्स करवाती हैं। यूथ इंटेलिजेंसिया बड़े ज़बरदस्त इवेंट्स करवाती है, बहुत ही अच्छे म्यारी इवेंट्स और बहुत अच्छे अफराद होते हैं। भाई वहाँ आप भेजें अपने बच्चे को, वहाँ पे 20s में वहाँ पे बच्चे बज़्म साथी में कितना बड़ा बच्चा होता है, बज़्म साथी में छोटा बच्चा होता है, 9-10 क्लास तक बच्चा मैक्सिमम जाता है बज़्म साथी का। तो आप भाई आप स्टडी कर रहे हैं, इस तरह बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि वो हैं। अच्छी पर सोबत पहले यार फराहम कर जिस रही हैं। तरह मतलब होता था, हमदर्द वगैरह की सोसाइटीज़ होती थी स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए, और वो एक पूरा एक कल्चर कराची का उस वक्त कैसा डेवलप हो रहा था। अब ये जो हम एक नया कल्चर देख रहे हैं, बल्कि एक सब कल्चर आप कह रहे हैं कि जिसके अंदर पैसे की नुमाइशी सब कुछ है और ताकत की जो है वो नुमाइश सब कुछ है, तो वो एक बहुत हैरानकुन चीज़ है। मगर हम अगर सबसे हट के एक बात ये कहें कि एक ऐसा पेरेंट जो वाकई अपने बच्चों के लिए जो है वो चाहते हैं कि कुछ बेहतर हो, वो कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होने हैं कि जिनको वो नोटिस करें और अपने बच्चों को उस ख़राब रास्ते पे जाने पे रोकें? मतलब आपका क्या इसमें पर्सपेक्टिव रहा है? अगर पहली बात तो इसमें वही वाली आ जाती है, तालीमी इदारे वाली। तालीमी इदारा जो भी है आप पहले भेजें, उस पर मुकम्मल स्टडी करेंगे। तालीमी इदारा खुद बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। सबसे बड़ा रेड फ्लैग अभी तालीमी इदारा चल रहा है बहुत सारे मामला में। ना करें यार। ठीक है, तो रेड आप इसको नहीं, क्योंकि भाई मैंने नहीं तो हम यार दो तालीमी इदारे देखें, मैंने दो तालीमी इदारे बदले यार हैं। मुझे एक बात बताएं। उसके अच्छा, बाद मैं कॉलेज स्कूल में रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं। आपने तालीम इदारे वाली बात तो की ना। मसला ये है कि यार बच्चे को अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवानी है और उसका लम्स में एडमिशन हो रहा है तो मैं नहीं रोक सकता उसको। अरे तो आप भेजें ना लम्स, लेकिन एट द सेम टाइम कोई कोपिंग मैकेनिज्म भी तो निकाले ना, किसी अच्छी सोसाइटी से भी तो जोड़े ना। कह रहा हूँ कि हाँ, अब रेड फ्लैग है तभी कोपिंग मैकेनिज्म है। रेड फ्लैग नहीं होता तो कोपिंग मैकेनिज्म की बात ही मैं क्यों करता। तो भाई रेड फ्लैग आप यहाँ पे समझेंगे, रेड फ्लैग को तभी आप कोपिंग मैकेनिज्म समझ के ला सकेंगे। सही है। तो और दूसरी बात ये कि भाई आप समझेंगे के अलावा और क्या चीज़ बताएं फिर कुछ? सोशल मीडिया बहुत बड़ा है। सोशल मीडिया बहुत डैश चीज़ है। आपकी एक थोड़ा एलैबोरेट करें यार। ये सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है क्योंकि भाई आपका हर बंदा जो है हमारे सामने तो देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, केसेस सोशल मीडिया के आते हैं। लोग मेरा मतलब साइबर सिक्योरिटी का बैकग्राउंड है, तो उस वक्त जो स्टोरीज आती हैं, हाँ, तो उसके अंदर जो चीज़ें लोग लेकर आते हैं वो वाकई बहुत। मगर थोड़ा सा आप बताएं इसको अपने पर्सपेक्टिव से बताएं कि यार एज अ यूथ एक्टिविस्ट आपने कुछ केसेस देखे होंगे, तो सोशल मीडिया पे क्या है ऐसा? आपके वो क्या चीज़ें जो मतलब रेड फ्लैग्स होता है? यार इंस्टाग्राम क्या चीज़ है?
इंस्टाग्राम मेरी उम्र आपको- दरअसल 55 साल है, मैं समझ नहीं पाता यार वो इंस्टाग्राम में देखा है अब वो वाले वो एंकर है जो तस्वीरें- इंस्टाग्राम पे तस्वीर ऐसे करके डाल देते हैं, उसके हाँ बाद बोलते हैं कि यार इससे आगे क्या करते हैं। और मैं उस पर एक दो सेल्फीज अपनी डाली थी मगर वो समझ में नहीं भाई आया ये वो क्या जगह होता है है जहाँ पे इंस्टा। 75 to 80% आपकी जेंजी मौजूद है। बिल्कुल। 75 अराउंड % जेंजी मौजूद है और उसमें लड़कियां ज़्यादा हैं। ठीक है, जेंजी कौन है? जेंजी वो है जो 1998 से 2000 अराउंड हाँ। में जिसकी पैदाइश हुई है 2012 तक, 2010 से 12 तक, ये जेंजी है। ये सारी आपकी इंस्टाग्राम पे मौजूद है। वालदैन कितने इंस्टाग्राम पे मौजूद हैं? वालदैन तो है ही नहीं बिल्कुल इंस्टाग्राम पे। हमारे एक जो है वो मेंटोर कह ले, पॉडकास्ट पे भी पहले आए थे वो नुमान असर भाई, तो वो उनसे ऐसी एक बार बात हो रही थी, कहने लगे यार तो जब वो 2014-15 में कभी बात हो रही, कहने लगे यार हुआ ये कि फेसबुक पे थे पहले तो ये सब बच्चे, तो फिर एक बार हुआ ये कि वो मुझे कहीं से पता चला कि मेरी ना एक दूर की कोई रिश्तेदार की बेटी बता रही हैं कि भाई अब फेसबुक को छोड़ो किसी और मीडियम पे चलो क्योंकि नुमान अंकल आ गए हैं इधर। तो वो कह लगे यार एक तो मैं इतना मतलब कभी उनको नहीं लगा, और वो सीरियसली मतलब वो बंदे इस तरह वो तो शायद किसी बंदे को नहीं टोकते कि यार आप क्या कर रहे हो, मगर जो है उन्होंने उसके अंदर वो उन्होंने बोला तो नुमान असर भाई की आप बात हाँ करें, तो बहुत वो काबिल इंसान हाँ तो माशाल्लाह। वो उसके बाद उन्होंने फिर बात वो बिल्कुल मतलब उस तरह से हो गई कि, मगर अब जब इंस्टा आया तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब वो बच्चे फेसबुक से इंस्टा पे इसलिए शिफ्ट हुए कि अम्मा अब्बा फेसबुक पर आ गए थे, तो अम्मा अब्बा को फेसबुक तो पता है मगर अम्मा को तो शायद फिर किसी अम्मा को इंस्टा का पता हो, मगर अब्बाओं को तो इंस्टाग्राम का बिल्कुल अच्छा, पता ये ही बातें नहीं है। समझनी की हैं बहुत कि एक तो इंस्टाग्राम पे क्योंकि वालदैन नहीं है तो एक सेफ स्पॉट है। दूसरी बात ये कि इंस्टाग्राम पे बहुत मसले चल रहे होते हैं। आप अगर आपको याद होगा कुछ साल कबल एक ब्लू व्हेल गेम आया था। हाँ ब्लू व्हेल गेम आया था बिल्कुल। उसके बाद एक जोजो मोगो समथिंग करके एक और गेम आया था। एक बंदी थी जो कि कॉल करती थी सर, अपेरेंटली ये कहानी थी, मैंने तो कभी तो घुसा ही नहीं। सही है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको पता होगा कि 26 और 27 फरवरी को इंस्टाग्राम पूरा हाईजैक अभी हुआ हाँ हुआ था। रिसेंटली पूरा ना हाईजैक हुआ हुआ था 2025 पूरा हाईजैक हुआ हुआ था और उसकी पेशेंट वही 1 महीने से कर रहे थे। कौन कर रहे थे? ये डार्क वेब और डीप वेब के लोग थे। इंस्टाग्राम पे पोस्टें आ रही थी कि भाई 27 को बहुत डैश हरकत होने वाली है, बहुत ज़बरदस्त हरकत होने वाली है। और उस दिन सबको पता है कि भाई आपकी जितनी पोस्टें हैं उसमें से 80% जो पोस्टें हैं उसमें न्यूडिटी, उसमें घोर कंटेंट, उसमें बहुत एकदम क्रीपी पास्ता कंटेंट आ रहा था। और इस तरह का कि भाई अच्छे खासे लोगों ने बोला कि मैंने जितनी नहुसत एक दिन में आधे घंटे में देख लिया ना उतनी कभी नहीं देखी। और कुछ वीडियोस की वायरल हुई, जैसे हाथी ने जो बंदे को कुचल दिया, बाइक चलाती हुई लड़की जो कट गई पूरी, मतलब इस तरह की चीज़ें बताना ज़रूरी है क्योंकि लोग समझें क्या आ रहा है। ये इंटेंशनली हाईजैक हुआ था। और मज़े की बात बताऊँ, ज़्यादातर रिपोर्ट्स में ये इनसाइड स्टोरी है, सॉरी इनसाइड जॉब है ये, इनसाइड जॉब है ये। अब इनसाइड जॉब से क्या जाहिर हो रहा है कि भाई आप एक सिस्टम के तहत हो आप। हाँ, क्या एक जब तक आप सिस्टम को समझोगे नहीं तब तक आप सिस्टम के साथ काम नहीं कर सकते, उसके खिलाफ भी काम नहीं कर सकते और आपके पास कोई कोपिंग मैकेनिज्म भी नहीं होगा। मैं जब किसी चीज़ को समझूंगा नहीं क्योंकि हम आप शायद ये कह देंगे नहीं हम तो उसके साथ काम करेंगे ना, एज इन के हम उसको सपोर्ट करते हुए काम करेंगे, मगर हाँ तो अपना काम ही निकालोगे आप उसी में। मगर ये वो सिस्टम है जो आपको कहीं ना कहीं खाएगा और वो खा रहा है, आपको खा रहा है, आपके बच्चों को खा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, मगर वो एक स्लो डेथ तो बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आपको शील्ड लेना ज़रूरी है, शील्ड आपको ये सब मिलेगी। तो अच्छा, इसमें एक और है कि आप ट्विटर, अभी इंस्टाग्राम पे तो अभी 27 को कहानी हुई ना, ट्विटर पे तो भाई ये सब ओपन है। ट्विटर पे तो सब ओपन है, मतलब और जब से एलन भैया आए हैं तब से उन्होंने तो और नहीं वो करते हैं ट्विटर के ऊपर। तो यार ऐसा है कि आप न्यूडिटी इतनी कॉमन है, गोर कंटेंट इतना कॉमन है क्योंकि उसके ऊपर वो वाले कोई टीम ही नहीं है उसकी, मतलब टीम तो बेशक होगी उसकी, मगर जो उसको सेंसिटिव कंटेंट डिक्लेयर करता है वो आप सेटिंग्स ऑफ कर दें तो वो सब आपके सामने आता है। अगर किसी को एडल्ट वेबसाइट पे नहीं जाना तो वो ट्विटर पे चला जाए, वो ट्विटर पे चला जाए ईजी अल्फाज में। हाँ मतलब इस हद तक। और अगर 27 फेब वाली टाइप के दिन दोबारा हैं तो इंस्टाग्राम पे भी आ जाए, ट्विटर से लाखों गुना आगे की कहानी भी मिल जाएगी। तो ये मामलात हैं। और अगर आपको कुछ पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है कि भाई कत्ल किस तरह करना है, क्या जाता है, चर्च किस तरह बनाई जाए, उसके लिए आप रेडिट पे चले जाएं। फेसबुक पे आप मतलब हम तो आपको कोई इल्मी पोस्ट पढ़नी है तो फेसबुक पे जाएं, जो कि हमने पढ़नी नहीं है, जो कि हमने पढ़नी नहीं। मतलब फेसबुक तो बहुत अच्छी जगह बन के रह गया, फेसबुक तो बहुत मुनासिब जगह है। जो 2014-15 में फेसबुक के बारे में बातें बोली जाती थी वो तो अब लोग बोलते भी नहीं है। अगर आपका बच्चा फेसबुक पे तो आप शुक्र करें। मतलब चीज़ ये है कि बाकी में नहीं है। कंटेंट
इतना ओपनली मौजूद है कि आपको अंदाज़ा ही नहीं। हम 4chan और 8chan के बारे में तो बात ही नहीं अच्छा, कर इस पे रहे मैं कि आज तक जो घुसा ही नहीं बहुत ज़्यादा। हाँ, नहीं इसका आप थोड़ा सा बताएगा नहीं क्योंकि यार, ये बेसिकली वो फोरम्स हैं जो अनोनिमस फोरम्स हैं जहाँ पे आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। इसमें बाकायदा वो फोरम्स होते हैं कि जहाँ पे एडल्ट कंटेंट, जहाँ पे गोर डिस्कॉर्ड कंटेंट, टाइप चीज़ तो नहीं है कुछ नहीं बनाने के डिस्कॉर्ड चक्कर में? टाइप चीज़ तो नहीं है। अपनी कम्युनिटी बना के नहीं नहीं, थोड़ा डिस्कॉर्ड इज समथिंग एल्स। डिस्कॉर्ड के अंदर बहुत कुछ होता है, मतलब अच्छा वो आपने अंदर होता डिस्कॉर्ड है, को हाँ, लिस्ट कर communities दिया, बना मगर के। डिस्कॉर्ड में कम्युनिटीज़ होती हैं और बिल्कुल। डिस्कॉर्ड के अंदर अ पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय समबडी। ये जो फोरम्स हैं 4chan वगैरह, ये ऐसे हैं कि इसमें कोई वो नहीं है। और Just ये like समझने Reddit? हाँ, नहीं नॉट लाइक रेडिट। रेडिट इज समबडी यू कैन रिकग्नाइज अ पर्सन ना, इधर तो एक बिल्कुल एनोनिमस बंदा नहीं, होता है। रेडिट पे भी आप एनोनिमस नाम से आप होते हैं, कर आप अपना सकते नाम हैं, रख ही नहीं नहीं सकते, भाई आप बहुत मुश्किल होती है मतलब। नहीं, आप नहीं करते, मगर आप चाहें तो कर सकते हैं। जिसको करना है वो कर हाँ, सकता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अनोनिमस होता है 4chan। Okay. और ऐसा होता है कोई आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो नहीं होती, आप जस्ट चाहें और आप जैसे कुछ भी रेडिट की लिख दें। पॉलिसी में है कि वो नंबर वंबर इस तरह की चीज़ें ऐड करना ज़रूरी होती हैं, तो तो उसमें नाम आ तो हाँ, जाता है नहीं, लेकिन बड़ा अजीब नहीं तरीके से नहीं, आता है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम ये anonymous बिल्कुल लिखा वो होता है। है। हाँ, मतलब ये आप समझ लें कि ये उस डार्क वेब का पार्ट है, डार्क वेब फोरम्स का वो पार्ट है जो कि आपके जो है वो ओपन इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, जिसके लिए आपको टॉर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर, हमने पहली बात तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात की, दूसरी हमें बात की हमने कि आपके सोशल मीडिया की। और सोशल मीडिया के ऊपर अब आपको वाकई पता होना चाहिए कि आपके बच्चा व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहा है, स्नैपचैट पे किससे बात कर रहा है। स्नैपचैट पे तो आपने स्नैपचैट तो आपको अगर मालूम हो कि अच्छे खासे ड्रग डीलर जो हैं इस्तेमाल स्नैपचैट वो का करते हैं क्योंकि वो मैसेजेस हाँ। छुप जाते हैं और सारी ये चीज़ों इनकी टर्म्स में थोड़ी वर्डिंग्स बता दूंगे, बोलते किस तरह है, हाँ। बोलते हैं स्कोर करवाओ। स्कोर करवाने का मतलब ये है कि मुझे आप वीड करवा दें, हाँ। 1 ग्राम वीड करवा दें, मतलब स्कोर करवाओ। तो ये टर्म्स बनाई हुई हैं, मैं ख़राब कर रहा हूँ गेम मतलब सबका यहाँ पे। नहीं बात अच्छा, शुरू में तो मैं सोचता था आइस क्यों चाहिए भाई, अपने घर में बना ले, आइस क्यों चाहिए, तो वो फ्रिज तो मैंने बोला अरे आपके पास नहीं, फ्रीजर कुछ है और ना। आइस है। अच्छा, तो हमने ज़रा बीच में एक ब्रेक लिया था कॉफ़ी का, तो वो पी ली है, थोड़ा रिफ़्रेश भी हो गए। मगर एक चीज़ हमारे भाई, हम अभी बात जो कर रहे थे, आपने कुछ वो कोड वर्ड्स डिस्कस की है जो कि सोशल मीडिया पे, हाँ, स्कोर जिस तरीके से है। और यार क्या चीज़ें होती हैं इस तरह की, एक मैंने सुना है बड़ा मशहूर जिसको कहते हैं जॉइंट लगाना, वो क्या होता है? जॉइंट, हाँ, जॉइंट भी एक चीज़ होती है, पेपर होता है, रोल करते हैं, उसको जॉइंट कहते हैं। हाँ, वो जो स्नॉट करते हैं ना, नहीं 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 नहीं, वो कुछ और होता है, वो वो कुछ और कुछ और होता होता है। है, अच्छा, वो कुछ और होता है, कोकेन वगैरह का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये साइड अलग है, ये साइड अलग है। अच्छा, ये जॉइंट होता है, पेपर आता है इसका हाँ। बाकायदा, रॉ का पेपर आता है और इस तरह के पेपर्स आते हैं जो कि मैंने सामने बनते हुए देखे हैं, तो एक दो और कंपनीज के आते हैं, मुझे नाम नहीं पता, बिल्कुल। तो वो पेपर होता है बाकायदा, वो निकालते हैं, उसके अंदर अपना वो ग्लॉसी पेपर होता है बड़ा। इसको हैश भी कहते हैं, हैश कहते हैं, जॉइंट कहते हैं। स्कोर तो एक नॉर्मल सबसे कॉमन अनपॉपुलर वर्ड जो है वो स्कोर है आजकल। अच्छा। और हाँ, ये स्नैपचैट पर तो इसका काम ये होता है। वाली बातें तो जो मतलब हम बात कर रहे हैं, ये बातें तो वालिदैन को बिल्कुल भी नहीं और ये पता। बात ऐसी है कि मतलब ये कैंसिल हो, ये बात ऐसी है मैं कैंसिल हो जाऊँ उस पर, क्योंकि ये एक नहीं, होता है ना कि हाँ, एक नहीं, दबे हाँ, अल्फाजों में कोड नहीं, होता है इसकी वजह सबका कि ये बताना नहीं हाँ, है, अब ये कुछ भी बोल ले ये नहीं issue ये है बताना। कि पेरेंट्स को तो इस बात का पता, पेरेंट्स के सामने भी आप बोलेंगे भाई मैं स्कोर करने में, समझे क्रिकेट खेलने जा रहा है बच्चा या गोल स्कोर अच्छा, किया वालिदैन को इसने। तो बोलेंगे नहीं, लेकिन ये होता है इसलिए कि कल को वालिदैन ने कोई चैट पकड़ ली, कॉल सुन ली, कुछ भी बंद दरवाजे में सुन लिया, तो बंदा स्कोर बोल रहा होगा, तो वालिदैन को कुछ भी तो भी करवा सकते हैं। स्कोर ये होता है, हैश बोल सकता है, हैश तो मेरे दोस्त का नाम है, ज्वाइंट बोल सकते हैं, हम ज्वाइंट सिस्टम कोई कर रहे हैं, कुछ कोई वेंचर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे वर्ड्स बनाए हैं जानबूझ के। अब मतलब यार मेरा ख्याल है कि अगर आप सोशल मीडिया को आप एज अ रेड फ्लैग कहना है ना, मैं मतलब पर्टिकुलर उन चीज़ों को सोशल मीडिया को रेड फ्लैग मैं कह रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया एज वेल। मतलब वो तो है, हाँ, बट टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि वो क्या चीज़ें होती हैं कि जब आप एक बच्चे को, मतलब मेरा ख्याल है कि यार अगर आपका बच्चा है, सही ये दोस्तों से बात करें नॉर्मल है, मगर आपको कभी ना कभी यू मस्ट टेक अ लुक ऑन हिज फ़ोन, उसका व्हाट्सएप आपको आना चाहिए और आपको इतना टेक फ्रेंडली होना चाहिए कि आप वो कर सकें। वो ठीक है कि वो शायद प्रॉबेबली इनकॉग्निटो मोड कर रहा होगा, मगर आपके बच्चों में जो टीनेजर्स हों या जो अनमैरिड हों कम से कम, उनके उसमें इस तरह स्पाईवेयर्स आते हैं कि आप उनके फ़ोन में इंस्टॉल कर। अनमैरिड बोल रहे हैं तो थोड़ा सा है ना, मैं भी अनमैरिड हूँ, आप भी अनमैरिड नहीं, हैं, थोड़ा टीनेजर रखें, घर जाके मेरा चेक ना हो जाए मोबाइल। यार नहीं होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि आपको इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मतलब एज अ यूथ अगर आप बात करें तो हाँ, इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपको इसमें ना कोई इशू ना हो।
और सिंपली मतलब स्पाई वीयर्स वगैरह ये सारी वो चीज़ें जो बड़ी कॉमन है, एप्लीकेशंस वगैरह वो जिसके अंदर आपके पास बच्चे का पूरा पता चल सकता है। और उसकी वजह से ये होता है कि एक आदमी जो अच्छा रहने की कोशिश भी कर रहा है ना, वो उस वक्त ज़रा मोहतात होता है। कमरे में लोग होते हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन में कोई ख़राब चीज़ नहीं दिख रहा होता अच्छा, है। इसमें ये बात एट द सेम टाइम बहुत ज़रूरी है समझने की कि एक होता है हेल्दी सर्फिंग के अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई डैश चीज़ मेरे सामने आ जाए, नासिवा चीज़ आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुद कोई नामुनासिब चीज़ सर्च करूं, लेकिन इंटेंट मेरी कुछ और है। भाई सोशल मीडिया यार, मैं इतना अभी आपको बता रहा हूं तो कहीं सर्च मैंने किया है, कुछ मुझे मालूम है, हाँ। इसका नहीं मेरा पर्पस वो नहीं ये था। देखें तो ये हाँ, डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। वालिदैन अगर इसको चेक कर रहे हो और कल को वालिदैन चेक करके बोलेंगे भाई आप सर्च नहीं कर हाँ, रहे अब थे, उसकी हाँ, वो बिल्कुल बड़ा भी हो रहा है, अब- ऐसा नहीं है। नहीं ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। असल में बच्चे भी वालिदैन को पहले बच्चे को समझना चाहिए, फिर उसकी हरकतों को समझना चाहिए। हमारे यहाँ होता ये है कि वालिदैन बच्चे के एक्शंस के ऊपर उसकी पर्सनैलिटी को जज करते एंड हैं। नो वन इज सेइंग हाँ। इट्स एन इजी जॉब, हाँ नो वन इज सेइंग दैट। यार, पेरेंटिंग इज़ नेवर एन ईजी जॉब ना, मतलब आप कैसे कह सकते हैं इसको। वो तो ऑब्वियस सी बात तो है, एक्सपीरियंस नहीं है हाँ मेरा। ना, मतलब ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर दुनिया के सब लोगों का इज्मा है। इजमा है इस बात हाँ, पे। तो वो इस्लामियात में पढ़ा था हमने। मगर उससे हटके यार एक तो ये है कि आपका बच्चा किन लोगों के साथ बात कर रहा है। अब एक चीज़ हमने स्नैपचैट वगैरह की बात की, मगर इस वक्त जो गेमिंग एप्लीकेशंस पे मैंने मतलब कुछ अर्से पहले जो उसका दुआ जहरा, हाँ, दुआ दहरा वाला जो केस था बिल्कुल। और ये गई थी पबजी के जरिए, कांटेक्ट हुआ था। पबजी था या कोई दूसरा पबजी गेम के था। जरिए कांटेक्ट हुआ हाँ था बच्चे से, बंदे से, हाँ और फिर पूरा यार, सिलसिला ये तो चला था। हाँ मतलब ये तो फिर टीनेजर थी ना, यूएस अबाउट में तो बहुत केसेस हैं इस तरह 16 के। 17 ईयर्स की थी। मैं तो अपनी मतलब मेरी कज़न है, उस बेचारी की उम्र 8-9 साल है, और वो जो है अपने दोस्तों से बात करते हैं उसके ऊपर ना, गेमिंग एप्लीकेशंस पे गेम खेलते हुए वो, तो उसके अंदर किसी अच्छा, जो है सोशल मीडिया, एक बात मैं बता दूं, सोशल मीडिया पे पाबंदी भी लगा दो ना अपने बच्चे के लिए, हम्म, बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिसके ज़रिए वो स्ट्रेंजर्स से बात कर सकते हैं। ओमेगल का नाम आपने सुना होगा। इस तरह के और बिल्कुल। भी ऐप्स मौजूद हैं और भी वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसमें आप तो स्ट्रेंजर्स से आपको बात हाँ, कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली सिर्फ सोशल मीडिया मतलब जो पूरी एक ऑनलाइन लाइफ है, सोशल ऑफलाइन मीडिया लाइफ तो मेजरली, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी हाँ, आपको वो करना होगा। पेरेंट्स को मतलब इसका तरीक़ाकार तो मतलब टेक्निकली तो एक अलग उस पॉडकास्ट में शायद हम डिस्कस करें कि वो बिल्कुल क्या ये चीज़ें हो अलग सकती पूरी हैं। गुफ्तगू हो सकती है इस पे। मगर उसके बाद आप कुछ एक और पॉइंट फैमिली के हवाले से आप बता रहे थे कि आपकी इसमें फैमिली भी मेरी एक पूरा रेड फ्लैग हो सकता है। दो चीज़ें। कैसे हो सकता पहली है? चीज़ ये कि फैमिली, लेकिन फैमिली से पहले मैं एक और बोलना पसंद करूँगा मोहल्ले के लड़के, जो कि आजकल कम हैं, लेकिन आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब एक वालिदैन बोलेंगे भाई मैं अपने बच्चे को सोशल मीडिया से दूर रखूँगा, तो कहाँ भेजेंगे? गली में भेजेंगे ना भाई खेलने के मुझे लिए। एक बात बताएं, मतलब मोहल्ले के लड़के डीएचए में रहने वाले लोग जानते हैं, मोहल्ले में तो हमारी देखें, दोस्तियाँ अगर होती हैं 6 भी में नहीं है एक ना। भी नामुनासिब बच्चा आ जाए ना, खतरनाक नहीं, बच्चा आ महल्ले में तो जाए, हमारी दोस्तियाँ होती भी नहीं यार उस तरीके से। आप खुद बताएं ना मुझे, कहाँ होती हैं? वो यार तो लेकिन जानते भी नहीं है बराबर वाले 3 का नाम। बच्चे निकले जिनके वालिदैन ने बोला कि आपको सोशल मीडिया पे नहीं आना। वो 3 बच्चे जाएंगे मोहल्ले में, एक अंकल उसके अंदर लग गए ना एक मोहल्ले की दुकान के अंकल लग गए ना, ये उन्हीं बच्चों में किसी के अब्बा जी निकले ना तो पूरा गेम बराबर हो अब जाता ये है। अगर एक आपको बड़ा पुराने इशू है। काफ़ी केसेस हैं, यहाँ पे कोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो अंबार लग जाएगा। तो बिल्कुल ये ये है है। केस, मतलब तो आपको अगर आप वहाँ से हेल्दी के चक्कर में बाहर निकालना है, गली में खेलने भेज रहे हैं, तो उधर भी भाई आपको नज़र हर जगह रखनी है। वो मैच्योर हो जाए तब तक तो आपको नज़र हर जगह रखनी है। मैच्योरिटी के बाद ये होता है कि आप जान भी मारो तो वो छुपाने के काबिल हो जाता है। चौथी चीज़ में लेकिन मैं बोलूँगा, आपके अपने जो हैं रिश्तेदार, आपके बहुत बहुत हाँ, आपके अपने सबसे रिश्तेदार और खतरनाक उनके केसेस जो है बच्चे ना, ना। हाँ, सबसे खतरनाक, तो सबसे नामुनासिब केसेस तो आते हैं आपके रिश्तेदार और उनके बच्चे, और ये पूरी एक ऐसी वो है कि जहाँ पे आप बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं चीज़ों को और आखिरी वक्त तक निगलेक्ट करते हैं। मगर इसके अंदर जो होता है, मतलब आप अपने कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो छालिया खाने भी बच्चे को पकड़ रहे होते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं कि जो सिगरेट पीने भी बच्चों को नहीं पकड़ रहे होते। अच्छा, हाँ मज़े की बात ये है बहुत सारी जगह तो सिगरेट नॉर्मल हो गई है। यार, जो देखिए मैं बंदी का केस बता रहे थे, देखिए इसके हाँ फादर हाँ वाला मसला था, तो मैंने एक बार बातचीत हो रही थी तो मुझे पता चला सोर्सेज से कि उसकी जो बैक स्टोरी थी, वो बचपन में उसके घर का माहौल ऐसा था कि उसको तफरी में सिगरेट पिलाई जाती थी यार उन लोगों को, देखें बच्चों को एक 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 कश करवा लो, एक एक कश करवा लो, हर रोज़ का एक कश, तफरी चल रही होती थी। इशू ये है कि हम जब इस चीज़ को वो कर रहे हैं, मतलब हम मुख्तलिफ चीज़ों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जो पीडीए है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, वो शायद यूएस में इतना मायूब ना हो, मगर हमारी सोसाइटी में मायूब है। या Subjective हाँ, आप सब बोल मतलब रहे एक हैं, सब्जेक्टिव सही है। चीज़ है, या आपकी दीन के हिसाब से भी तब्दील होती है ना। कि हो सकता है कि भाई एक क्रिश्चियन
क्रिश्चियन तो नहीं, मगर क्रिश्चियनिटी ने आज की ये आप उसको उर्फ में आम वाली बात कर रहे हैं? हाँ, उर्फ में आम वाली बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कि किसी एक माशरे में, किसी एक सोसाइटी में उसको हमने इस तरीके से समझ लिया कि इतना ख़राब नहीं है, ठीक है, मगर लेकिन ये तो खराब है ना। हाँ, मगर अब आज से 12 साल पहले अगर वो सिगरेट पी रही है घर में, बट यार ये चीज़ ये है कि देखें, लेकिन ये अगर बाप ऐसा होगा, इन्फ्लुएंस ऐसा होगा, तो वालदा कितना करेगी? देखें चीज़ ये है कि इसमें कुछ ममालिक इस्लामी दुनिया के ऐसे हैं जहाँ पे जो वहाँ के उलेमा हैं वो भी सिगरेट पीते हैं, ठीक है। ये बात तो मैं समझ रहा हूँ। अब इशू क्या है, अब सोसाइटी की साइड पे चले आए। हाँ, मतलब मैं जो सोसाइटी की बात करूँ, हम जब क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं तो कुछ में कुछ वाइसेस होती हैं, कुछ मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि जो शायद कोई मतलब सिन होते हैं, पूरे वो है डिबेट है क्रिमिनोलॉजी के अंदर ना, और कुछ पर प्रॉपर जुर्म होता है ना कि जो जिसके ऊपर आपको सज़ा हो सकती है, तो वाइसेस पे शायद आपको सज़ा नहीं होती, मगर सोसाइटी वहाँ आपको रोकने आती है कि आप ये काम ना करो। तो कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि जो आपकी सोसाइटी होती है वो शायद वो पहली हिंड्रेंस होती है किसी बड़े जुर्म के अंदर। मतलब हमारे यहाँ सिगरेट को इसलिए नापसंद नहीं किया जाता है कि भाई वो आपके फेफड़े को ख़त्म करती, वो जो जिन लोगों के साथ आप सिगरेट पीने की वजह से सोशलाइज करते हैं, चेन जो बना रही है हाँ, सिगरेट, वो चेंज ऐसा कनेक्ट होता है, करती है। मतलब जो एक कॉमन वो था वो ये था यार सिगरेट कौन लोग ख़राब लोग पीते हैं, अच्छे लोग नहीं पीते। अब हो सकता है कि आपके मामू पी रहे हो, फिर देखा कि कारी साहब भी सिगरेट पी रहे हैं, तो बोला कि मौलवी मस्जिद के इमाम पी रहे हैं, मेरे बोला भाई ये क्या, ये भी सिगरेट पी रहे हैं? नहीं, वो तो खैर हम टर्की बात कर रहे हैं ना यार। नहीं भाई, पाकिस्तान में नहीं पीते, कराची में नहीं पीते यार, बहुत कम लोग इस तरह के होंगे, और वो कहीं सामने नहीं पीते, अलग जाके पीते हैं सिगरेट। मस्जिद का इमाम सबके सामने नहीं पीता, ये बात तो सबके सामने नहीं तो ये बात तो बहुत है। वो है आपकी। मगर इससे हट के अगर मैं बात करूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई लोगों ने अपने मामू को देखा, अपने चाचू को देखा, किसी बड़े कज़न को देखा कि वो छुप के पीते हैं या लोगों के सामने पीते हैं सिगरेट। असल इशू सिगरेट पीने में नहीं है, उसके नतीजे में जो कंपनी आती थी, जो कि पिछले 50-60 साल हमारी सोसाइटी ने देखा है कि यार एक इस तरह की कंपनी आई है। इसमें आप कोई गलत परसेप्शन ना देते हैं, और मैंने जो मस्जिद के इमाम वाली बात बोली उससे भी कोई गलत परसेप्शन ना चला जाए, बिल्कुल, तो ये आप वाजे कर दें। हाँ बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैं मेरा भी कॉन्टेक्स्ट लगता है और आपका भी कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल, मतलब आप एक अलग जगह की बात कर रहे थे जहाँ पे ये चीज़ एक तरीके से नॉर्मल है, वहाँ पे इसको वहाँ पे कंपनी सही रहती है, वहाँ पे एक्सेप्शन है। हाँ, बाहर तो ये नॉर्मल चीज़ होती है, वो वाली चीज़ है। अब सऊदी अरब में तो उसको उलेमा बिल्कुल हराम डिक्लेयर करते हैं ना, वो एक अलग बिल्कुल एक चीज़ है, हाँ, कर देते हैं। तो वो उनका पर्सपेक्टिव एक बिल्कुल एक अलग है। हमारे यहाँ ये है कि ख़राब चीज़ समझा जाता है। आप टर्की में चले जाएँ, वहाँ वो एक्सेप्टेबल चीज़ है, मतलब वहाँ में भी नामुनासिब समझते हैं। हाँ, तो चीज़ ये है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उसके अंदर जो उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती, मॉरल ऑब्लिगेशंस होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आपको करने से रोक रही होती। किसी और सोसाइटी में शायद वो इतनी चीज़ ख़राब ना समझी जाए, मगर चूँकि आपकी सोसाइटी में ख़राब समझी जाती है, तो आपको उस सोसाइटी की चीज़ को उस वक्त तक तब्दील नहीं करनी चाहिए जब तक वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ना हो जाए। मतलब सिगरेट पीना टॉक्सिक है, ये तो सब जानते हैं ना, मेडिकली अनफिट आप होते हैं, सब चीज़ होती। हाँ, हो सकता है कि हम कहें कि यार हर बार कोई एक बंदा घर पे मेहमान आए और आप 10 किस्म की डिशेस बनाएं, ये रवाज टॉक्सिक हो सकता है। इसको रोक के आप 2-3 डिशेस पे आ जाएं, ये चीज़ सही है आपकी। ये हमारी सोसाइटी के अंदर पहले ये भी चीज़ थी, मगर हम जस्ट सोसाइटी की चीज़ को वो कर रहे हैं। तो हमने खैर आज के उसमें एक बड़ा डिस्कशन हमारा रहा, जिसमें हमने एक एक पॉइंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। हम शुरू मुस्तफ़ा आमिर के केस से हुए थे, मगर मुस्तफ़ा आमिर का केस एक टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो कि एकदम से टाइटैनिक के सामने आई, और टाइटैनिक उसे इस तरह के केसेस टकराया तो सोसाइटी को पता चला कि कि यार इस तरह की वो है। मगर कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो आइसबर्ग के नीचे मुसलसल हो रही हैं, और सारी चीज़ें हो रही हैं जिसके ऊपर जो है वो, और मतलब हमारे यहाँ वालिदैन, मतलब मीम है ना कि इंटरनेट फिर डीप वेब और डार्क वेब तो एकदम ही नीचे समुद्र के नीचे होता है। तो वो चीज़ वही है कि वो टिप ऑफ आइसबर्ग में तो इतना ऐसा लगता है, और नीचे जो है वो कई स्टोरी बिल्डिंग होती है। तो बिल्कुल इस तरह से हमारी यूथ के साथ जो आज हो रहा है। तो कुछ एंडिंग नोट पे अगर आप बताएं, कुछ कहना चाहें तो। इस पर मैं यही कहूँगा कि ये कोई रोल आसान रोल नहीं है। अगर मैं अपने भाई का या अपनी बहन का ख्याल रख रहा हूँ, और आपने वैसे जो एंडिंग नोट में ये वाली बात कर दी है ना कि आप भाई और बहन का ख्याल रखना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ पेरेंट्स का काम नहीं है। बिल्कुल ऐसे तो हाँ, क्योंकि आप पेरेंट्स इतना रिलेट नहीं कर सकते जितना भाई और बहन रिलेट कर सकते हैं, और भाई और बहन ही अंदर की बात भी कर सकते हैं एक हद तक।
10 बातें मेरा भाई मेरे बारे में जानता होगा, मेरी बहन मेरे बारे में जानती होगी, लेकिन मैं अपनी वालदा को बताऊंगा वो गलत बात नहीं होगी, लेकिन मेरी वालदा परेशान हो जाएंगी। मेरा भाई समझ जाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी में है, सही है। और मैं कोई नामुनासिब बात भी नहीं कर रहा, कोई नामुनासिब चीज़ नहीं। अब मैं एक लड़के के साथ घूम रहा हूँ, वो लड़का चरस पीता है कभी कभी, अब मैं वालदा को बताऊंगा, वालदा तो गलत समझेंगी। भाई को बताऊंगा, भाई बोलेगा भाई तुम नहीं पीना, खैर हो गई, लड़का अच्छा है, सही है, एक बुरी आदत है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो जब वो कम से कम कह के यार तुम उसकी वो बुरी आदत छुड़वाओ ना, मतलब हाँ छुड़वाओ, मतलब एक अच्छा काम कर लो भाई। एक ये चीज़ है। दूसरी बात, सोशल मीडिया पे जो है ना, देखें वालदैन ना एक हद तक करेंगे और वालदैन को करना चाहिए, लेकिन एक हद बात है ना, आपको अपने ऊपर कंट्रोल बनाना पड़ेगा। ये आप समझो कि जब तक आप खुद पे कंट्रोल नहीं बनाओगे ना, आप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। खुद से फाइट करनी होगी, कुछ भी हो जाए, ये नेवर एंडिंग चीज़ है, पूरी ज़िंदगी खुद से फाइट करनी होगी। आज एक महाज है, कल दूसरा महाज होगा, तो आप इस चीज़ को अपना रूटीन में बना लें, डायरी लिखें, आप कुछ भी कर लें, बहुत अच्छी हैबिट्स होते हैं। डायरी लिख लें तो ज़्यादा अच्छे, एक सेल्फ रियलाइजेशन मिलती रहती है, और सोबत अच्छी इख्तियार करें। कुछ मिसालें दी थी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटीज़ की, यूथ इंटेलिजेंस हो गया, बज़्म साथी हो गई, रमज़ानों में अलखिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम करती है। आप ज़रूरी नहीं है कि पूरे साल काम करें, आप टाइमली कनेक्ट होते रहा करें, अपने आप को रिफ़्रेश करते रहा करें। तो इस तरह की बहुत सारी सोसाइटी यार सबसे बढ़िया तो अभी बात हाँ, की मतलब रमज़ान तकरीबन आ ही चुका है, और तालीमी दार अच्छा चुने। नहीं, जब तक ये पॉडकास्ट पर जो है वो इंशाल्लाह ऑन एयर होगी तो रमज़ान के दिन होंगे। मगर ये जो आपके पास था, ये आपके पास जो 30 दिन आए हैं, ये वो हैं कि अगर इसमें कोई पेरेंट्स चाहे तो अपने बच्चों के ऊपर काम कर सकते हैं, पूरी फैमिली एक नई शुरुआत की तरफ जा सकती है और कई चीज़ें तब्दील हो सकी। तो इसी नोट पे हम एंड करेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम इस सीरीज़ के ऊपर शायद हम मज़ीद भी पॉडकास्ट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, डिस्कशंस होंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।